शायद ऑफेंसिव लग सकती है लोगों को, पर ठीक है। सिर्फ बॉडी बना के अच्छे लगकर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आ जाने से आप एक्टर नहीं बन जाते। प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द क्राफ्ट, अंडरस्टैंड द क्राफ्ट, पुट अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट इन at least learning. Joyland आई थी पाकिस्तान की। Yes. Oh my God, beautiful. क्या फिल्म है, beautiful film, beautiful film. Did it matter that it came from a country we are always feeling like we are in conflict with? No, I could definitely relate to each and every character because film इतनी universal है और हमारा मिलियू बहुत similar है। इंडिया पाकिस्तान का जो मिलियू है वो इतना सिमिलर है, हमें रोना भरे पेट भी आएगा और खाली पेट भी आएगा, बहुत नेचुरल चीज है वो। तो वैसे ही आर्ट है, अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, अगर आप प्योरेस्ट हैं आर्ट को लेकर, तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन है ना वो। हाँ, मतलब एज अ कॉन्सेप्ट कितना अब्सर्ड है कि अगर 40 दिन में यू डोंट फाइंड अ पार्टनर तो तुम्हें कोई सी एनिमल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हमें पता है ये रियलिस्टिक नहीं है, बट यू बिलीव इट एंड देन। और मुझे ऐसा लगता है कि कहानी तो सबको समझ आ जाएगी, बातें करवाएंगे। और मैं भूल गया था भाई, पॉडकास्ट हो रहा है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एकदम अनफिल्टर्ड, जैसे आपने मीटिंग का भी नाम रखा था वैसा ही कॉन्वर्सेशन हुआ। इट वाज रियली रियली फन टॉकिंग टू यू। Yes. अपने स्टार्टिंग डेज में हमें लेके जाइए और हमें बताइए कि फर्स्ट टाइम जब आपने सिनेमा देखा, किस टाइप का सिनेमा आप डिस्कवर किए, ग्रोइंग अप के टाइम में किस टाइप का सिनेमा देख रहे थे, और फर्स्ट थिएटर एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम जो थिएटर अगर याद हो तो, या फिर स्टार्टिंग के डेज के बारे में बताइए। तो मैं हार्डकोर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म्स पे बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और अब जाके मुझे ऐसा होता है कि मैं देख नहीं पाता हूँ बॉलीवुड फिल्म्स, मैं रिलेट नहीं कर पाता, बट मैं बड़ा उन्हीं फिल्म्स पे हुआ हूँ जितनी भी फिल्म्स है। तो बहुत वेग सी मेमोरीज है। आई वाज बोर्न इन 1998, तो वन वेग मेमोरी आई हैव इज वाचिंग लगान 2001 में। आई वाज 3 और समथिंग, और मुझे फिल्म की स्क्रीन पे क्या हुआ था वो याद नहीं है, बट हम जब थिएटर से नीचे उतर रहे थे तो सब लोग का एक एक्साइटमेंट जो था कि क्या फिल्म देख ली हमने, वो मुझे वेगली याद है। आई थिंक माय मदर वाज होल्डिंग मी, तो वो एक बहुत वेग सा फ्लैश याद है। एविडेंट मेमोरी ऑफ वाचिंग अ फिल्म इन अ थिएटर वो आई थिंक वाज मैं हूं ना जो थी, वो मुझे एविडेंटली याद है। इट वाज मी, माय मॉम डॉक्टर है, तो उनके साथ उनकी जो हेल्प है क्लिनिक में, वो उनकी दीदी और आई थिंक और एक कोई तो था, मेरी दीदी थी। तो हम लोग मैं हूं ना देखने गए थे। तो दैट्स माय इनिशियल वेग मेमोरी व्हिच आई हैव विद फिल्म्स। ऑलवेज वाज फैसिनेटेड विद फिल्म्स, ऑलवेज हैड एन इंक्लिनेशन टू वॉच मोर एंड मोर फिल्म्स। फिर हाँ, तो वहां से वैसे ही जैसे सब जैसे मेरे घर में कोई फैमिली में कोई फिल्म से है नहीं, तो जैसे जो पॉपुलर फिल्म्स होती है मैं वही देखता था। ऐसे कुछ अलग से हटके मैंने कुछ डिस्कवर इनिशियल डेज में नहीं किया, तो ऐसा कुछ था। तो कौन से सिनेमा, मतलब कौन सा मूवी देखने के बाद आपको लगा था कि फिल्म मेकिंग में जाना है, या फिर कुछ और भी रीजंस थे? कोई मूवी इन्फ्लुएंस किया था या कोई इंस्टेंस, या जो कर रहे थे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, वो ट्रिगर पॉइंट क्या था? दैट आई वांटेड टू आस्क। तो जैसे आपने भी बताया आप इंजीनियरिंग में थे, मेरी फैमिली पूरी डॉक्टर से भरी हुई है। एक मेरा भाई, एक कजिन भाई इंजीनियर है, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, डॉक्टर की किताबें तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो मैं घुस गया उसमें। बट हमेशा से, जैसे मैंने कहा, कि फिल्म से बहुत ज्यादा फैसिनेशन था, और मुझे कुछ नहीं पता था फिल्म मेकर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, राइटर क्या होता है। हमें दिखते हैं सिर्फ एक्टर्स है, तो एक्टर बनेंगे। तो मेरे कुछ दोस्त थे, वो कह रहे थे कि हम शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। कॉलेज में मैं डिप्लोमा कर रहा था कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो हमने वो फिल्म बनाना शुरू किया, और वो ना स्क्रिप्ट थी ना कुछ था, और वो कभी बनी नहीं। तो मुझे ऐसा हो गया कि यार कुछ शुरू किया था तो कुछ तो करते हैं। एंड देन आई वाज लाइक I'll write a film, direct a film, edit a film, act in a film, सब खुद करेंगे, एक कुछ तो बनाएंगे। And in that process I discovered the process of filmmaking. तो मुझे लगा यार ये बहुत सुंदर चीज है ये। तो उसके बाद ये मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, और ये बहुत एक एविडेंट मोमेंट था कि मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी। वो किसी फेस्टिवल में गई थी, और उस फेस्टिवल का विनिंग प्राइज ये था कि आर्टिस्टिक फिल्म मेकर है उर्वशी रानी, तो उनके साथ आपको एक वर्कशॉप मिलेगी 3 दिन की। फेस्टिवल की बात कर रहे हैं आप, नाम बता सकते हैं? ये उनके स्कूल का ही, जो IB बोर्ड की एक जो स्कूल है SVKM की, उन्हीं का एक फेस्टिवल था। तो उसमें मैंने एक फिल्म सबमिट की थी, बहुत ही इनिशियली। तो उसमें जीतने के बाद उर्वशी मैम के साथ 3 दिन की वर्कशॉप थी। शी इज अ फिल्म एजुकेटर, वो एक्टिंग सिखाती है अभी विस्लिंग वुड्स में, और फिल्म मेकर भी है, उन्होंने फिल्म्स भी बनाई है। तो उनके साथ वो जो 3 दिन की वर्कशॉप थी ना, उसने मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स आर्ट और सिनेमा पूरा झंझोड़ के रख दिया। तब जाके मुझे समझ आया कि सिनेमा आर्ट फॉर्म है पहले, फिर वो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया है, जैसे चीजें हुई उस हिसाब से। तो
उसके बाद वो 3 दिन के वर्कशॉप के बाद मुझे समझ आया कि क्या होता है आर्ट, क्या होता है सिनेमा, और फिर मेरी सेल्फ लर्निंग शुरू हुई। तो जो फर्स्ट फिल्म थी जो मैंने सबसे पहले देखी थी वो थी शिप ऑफ थीसिस, आनंद गांधी जी की। एंड वो मुझे एक बहुत ही ज्यादा हिट की कि अच्छा ये भी पॉसिबल है सिनेमा में। और उसके बाद मैंने वर्ल्ड सिनेमा डिस्कवर किया, बहुत सारा इंडियन इंडिपेंडेंट सिनेमा देखा। वो इनिशियल डेज में मैंने कोर्ट देखी थी, तिथि देखी थी, ऑफ कोर्स शिप ऑफ थीसिस देखी थी, और भी बहुत सारी फिल्में, पुरानी फिल्म्स हैं जैसे गोविंद निहलानी सर की पार्टी थी। तो ये सारी फिल्म्स डिस्कवर की और फिर मैं बस उसी में चलता गया। और मैं सिनेमा को लेके थोड़ा नर्ड टाइप इंसान हूँ, तो वो थियोरी पढ़ना कैसे बनी थी, क्या बनी थी, तो उसमें चलता गया। फिर डिप्लोमा खत्म हुआ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, फिर तुम्हें डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, मैंने वो भी किया। मैं सेकंड ईयर डिग्री में भी एंटर किया, मैंने एक सेमेस्टर एग्जाम भी दी। उसके बाद हिम्मत जुटा के घर वालों को बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना इंजीनियरिंग, मुझे सिनेमा। कौन सा ब्रांच था आपका? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो हम कोडिंग वोडिंग कर रहे थे, तभी मैंने बोला कि नहीं यार ये तो मुझे नहीं करना है। एंड देन आई डिड माय ग्रेजुएशन इन बीए फिल्म टेलीविजन न्यू मीडिया प्रोडक्शन। वो मुंबई यूनिवर्सिटी का कोर्स है। वो 3 साल का ग्रेजुएशन किया और साथ में ही फिल्म बनाना शुरू कर दिया। तो वो जो इंजीनियरिंग का ड्रॉप लिया, तो आपको पता होगा कि जैसे कोडिंग में सेमीकोलन यूज करते हैं स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, तो वहां से मेरी प्रोडक्शन कंपनी का नाम आता है सेमीकोलन फिल्म्स, which then started back then in 2016 2017, and since then we've been doing a lot of short films, music videos, brand films, feature film की हमने एक, तो बस वैसा ही रहा कुछ मोटा सा। तो आपने बताया कि इन्फ्लुएंस जो था एक्चुअली मेनली अगर देखा जाए मूवीज़ के पर्सपेक्टिव तो शिप ऑफ थीसियस थी। और हाँ, व्हिस्लिंग वुड्स का आपने नाम लिया, राइट? व्हिस्लिंग वुड्स से एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने पॉडकास्ट किया था, पोखर के दोनों पार करके एक मूवी है। हाँ, पार्थ सर के yes. वो भी एक्चुअली वहीं से हैं, तो हाँ, तो इसलिए मुझे तो मैं ये कह रहा था कि उर्वशी मैम वहाँ एक्टिंग पढ़ाती है, जिन्होंने मुझे मेंटोर किया ना, वो वर्कशॉप और वो पूरा एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट आया, तो शी टीचर्स देयर। हाँ, मुझे पता नहीं था, मैं पहला पार्थ से, हम लोग धर्मशाला में मिले थे, तो अच्छा वो व्हिस्लिंग वुड्स है। ओके, हाँ, सही है। तो वो भी आईआईटी कानपुर में ड्रॉप आउट की है वो भी। अरे सही है। कहीं इंजीनियरिंग में हाँ 100%। तो शिप ऑफ थीसियस का जैसे मैं बात कर रहा था, तो शिप ऑफ थीसियस मूवी में जो एक बोल सकते हैं आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्डिज्म, ये सब पे बातें हुई है। और ये सब चीज़ को लेके खासकर इंडिया में मैंने बहुत कम मूवीज़ देखी है बनते हुए। अगर मैं बहुत सोच के याद करूँ तो एक आंखों देखी करके एक मूवी आई थी संजय मिश्रा सर की। उसमें भी एक अलग टाइप का मतलब फिलोसफी, उसमें भी एक अपना अलग फिलोसफी को फॉलो करके वो बनाई गई थी, बट वो काफ़ी एक्सेसिबल मूवी थी कंपेयर टू अगर आप शिप ऑफ थीसियस देखोगे तो वो शायद उस वे में एवरेज लोगों को या फिर जनरली लोगों को शायद उतनी अच्छी ना लगे, वो बीच में बोर होके चले जाएं। जो मैं ट्राई भी किया हूँ, अपने कुछ दोस्तों को सजेस्ट किया, क्योंकि आई वाज इक्वली ब्लोन अवे जब मैं देखा था कि यार ये मतलब लिटरली मैं एंड में जाके मतलब इमोशनल हो गया काफ़ी, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना अंदर रह जाता है ना कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस अभी तक आपने जो लाइफ जिया है उसी का तो आप एक समरी बन के रह चुके हो। अगर वो एक्सपीरियंस चेंज हो जाए तो क्या आप चेंज होंगे? ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है और वो शिप ऑफ थीसियस का जो क्वेश्चन है वो पूरा वो बहुत इफेक्ट किया था। If all the discarded parts were used to build another ship, which of the two, if either, is the real ship of Theseus? तो हमें ये बताइए कि वो फिल्म का देखने मतलब वो फिल्म का तरीका जिस वे में दिखाया गया था वो आपको हिट किया, या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट था वो समझने में आप उलझ गए पूरा और उसके वजह से एक अलग डायमेंशन मिला? तो मैं और मेरी जो बहन है, हम बहुत सालों से बहुत फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशंस में इंडल्ज करते ही थे घर पर ही। तो फिलोसॉफी को लेके एक प्यार पहले से था ही। तो मैंने जैसे कहा कि मैंने बहुत इनिशियल स्टेजेस में देखी थी, तो मैं क्राफ्ट तो तब समझ नहीं पाया था कि कहानी फिल्म के माध्यम से जिस तरह से कही गई है और वो क्यों इतना इम्पैक्ट कर रही, वो मैं तब समझ नहीं पाया था। और जो बात हो रही थी, जो कहानी कही जा रही थी, जो बात हो रही थी फिल्म में, जिस बारे में बात हो रही थी, वो मुझे लगा कि अच्छा ये भी सिनेमा हो सकता है। It doesn't need to be just a hero, heroine, villain, and whatever happens, right? तो वो मुझे इम्पैक्ट किया था। और मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि पहली बार देख के ना मुझे भी पूरी नहीं समझ आई थी। मैं बहुत सवाल थे मेरे भी, पर जब थोड़ा वक्त और सीखे चीजें और फिर वापस एक बार फिल्म देखी,
तो तब जाके एक समझ आया कि क्यों नीरज काबी की वो सीक्वेंस में स्टैटिक शॉट्स विद सॉलिड लाइंस के बाद एक घास के लहराने का शॉट आता है और वो फिर कहते हैं कि अब मैं दवाई ले लेता हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत बाद में जाके समझ आई, बट हाँ इनिशियली कॉन्सेप्ट कह लीजिए कि जो फिलोसफी के बारे में बात हुई थी उससे बहुत ज्यादा फैसिनेट हुआ था जी। इसके बाद अगर मैं आऊँ तो मतलब आपकी जो मैंने शॉर्ट फिल्म भी देखी थी यूट्यूब पे जो डाली हुई है सेमीकॉलन फिल्म्स के भी, तो उसमें भी आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ही ट्राई की। एक शॉर्ट फिल्म भी थी खिड़की करके, शायद से वो पूरा एक्सपेरिमेंटल लिखा भी हुआ है कि इट्स एन एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। नाउ हमें एक बात बताइए कि ये तो काफ़ी एक पर्सनल स्पेस से आपके आ रही है और आपका ये कहने का एक तरीका हो गया। तो इससे दो क्वेश्चंस है। पहले तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आप YouTube के एल्गोरिदम के हिसाब से शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि फिर आप कुछ और बनाते ये मैं तो ये शायद एक मीडियम है जिसमें आप बस प्रेजेंट कर रहे हो अपना काम। दूसरी बात ये कि जब इस टाइप का सिनेमा बनाते हो, जब जो एक काफ़ी पर्सनल है, तो सामने वाले को कैसे वो कन्विंस करोगे, बिकॉज कि बहुत बड़ा एक फाइनेंस का मुद्दा आता है ऐसे ये तो एक इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हो? 100%। जैसे मैंने उसके बाद, तो ये बहुत आई थिंक 4 साल पहले की फिल्म्स है। खिड़की वाज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स व्हिच आई मेड जब हम कॉलेज में एंटर किए थे फिल्म टेलीविजन न्यू मीडिया प्रोडक्ट्स में। तो दोस्तों ने मिलके साथ में बनाई थी, तो फाइनेंसेस बहुत हैवी नहीं थे। उसके बाद तो वो सारी फिल्म्स हमने ऐसे यूट्यूब पे डाल दी। उसके बाद मैंने मुझे एक चीज डिस्कवर हुई है कि मैं शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट में ना ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ एज कम्पेयर टू फीचर मेरी मैं, और ऐसा नहीं है कि मैं बनाना चाहता हूँ बिकॉज फाइनेंसेस इन्वॉल्व है। बाय डिफॉल्ट मेरी वॉइस वही है कि मुझे कहानी कहनी है जो लोगों तक पहुंचे, लोगों को कुछ ऐसी बात कह दूं जो शायद इस तरह से पहले ना कही गई हो। तो उसके बाद भी अभी इस साल जो हमने फिल्म, पिछले साल जो हमने फिल्म बनाई शुड आई किल माई सेल्फ और हैव अ कप ऑफ कॉफी, जो अल्बर्ट कामू की फिलोसफी पे बेस्ड है, वो भी बहुत एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। तो कॉस्ट को कम रखना बहुत जरूरी है इन जनरल शॉर्ट फिल्म्स में, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स का कोई क्लियर रेवेन्यू मॉडल नहीं है ना। तो कोई इंसान क्यों अपने पैसे लगाएगा जो वैसे पैसे कभी वापस ही नहीं आएंगे। तो अगर एक बार रेवेन्यू की कोई स्ट्रीम लाइन प्रोसेस नहीं है तो समझना पड़ेगा कि कॉस्ट जितने कम कर सके उतने कम करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सपेरिमेंट मोर विद द फॉर्मेट, विद द मीडियम ऑफ फिल्म। बट जैसे आपने कहा कि बहुत पैसे लगते हैं, बहुत एक्सपेंसिव मीडियम है फिल्म्स का, तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, जैसे अब मैं लॉन्ग फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ, कि कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या जरूरी है, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इस सीन को एक फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से शूट करना ज्यादा जरूरी है, क्या शूटिंग डेज में 2 दिन और बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, कि मैं बाकी जो इंटीमेट मोमेंट्स है उनको ज्यादा वक्त दे पाऊं, मैं परफॉर्मेंसेस को ज्यादा वक्त दे पाऊं। तो ये सारी चीजों का बैलेंस है। और ऐसा नहीं है यार कि द प्रोड्यूसर आई एम वर्किंग विद और जो चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, everybody wants to provide the best to the film they are making. You just have to find the right producer for your film. जैसे आप एकदम हार्डकोर मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर के पास अपनी एक्सपेरिमेंटल फिल्म लेकर जाएंगे तो नहीं बात बनेगी ना सर। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें भी लोग ढूंढने पड़ेंगे, उनको भी हमें ढूंढना पड़ेगा और एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा फॉर दिस टू फ्लो। एंड बिकॉज इफ द मनी गोज इन और नेवर कम्स आउट तो वो अटक जाएगी, वो साइकिल चलेगी नहीं। और ऐसा तो नहीं एक फिल्म के बाद और फिल्म भी बनानी है, तो वो सिस्टम समझने की कोशिश चल रही है अभी। जी। ऐसा कुछ। हाँ, तो हमको बताइए इसका राइटिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये मुझे भी जो देख के लगा कि ये बहुत ही एक पर्सनल स्पेस से ही आ रही है ये सब। भले ही कहने का तरीका इस तरह से है कि हर इंसान को ये अलग वे में अप्रोच करेगी, हर इंसान का देखने के बाद कोई अलग मीनिंग हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो आप, कोई भी चीज़ डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हो। तो हमें बताइए इसका राइटिंग प्रोसेस क्या है आपके दिमाग में, ये मतलब आइडिया जैसे आया कोई भी चीज़ का, जैसे आप शुड आई किल माई सेल्फ और हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, इसी का आइडिया बताइए कैसे आया और फिर इसको राइटिंग प्रोसेस में कैसे लाएं और किस तरह से कि इसके पीछे की कहानी एक्चुअली जानना है, राइटिंग प्रोसेस। तो ऐसा था कि बहुत वक्त से राइटिंग चल रही थी और क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, म्यूजिक वीडियोस या ब्रांड फिल्म या ये सारी चीजें चल रही थी। खुद का कुछ बना के बहुत वक्त हो गया था और मैं करीबन 1 साल से 1.5 साल से फिल्म फेस्टिवल से रिजेक्शन लेटर्स गैदर कर रहा था कि फिल्म तुम्हारी यहाँ पे भी नहीं हुई सिलेक्ट, यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई। तो मुझे ऐसा था कि मैं क्यों सीख कर रहा हूँ वैलिडेशन फिल्म फेस्टिवल में, है ना। अगर तुम्हारा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है
तुमने कर लिया तो वहां खत्म हो जानी चाहिए। फिल्म फेस्टिवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम्हें वैलिडेशन दे। तो वो चीजें थी। और मैं कामू के प्यार में बहुत सालों से हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे एक, अगर आप देख पाए, एक टैटू है जो उनका फेवरेट वाला था अभी कि हाथ में कौन सा टैटू है, कौन सा? हाँ, बहुत सारे हैं, बट उनका एक कोट है कि वी हैव फ्रीडम बट नॉट इनफ टू एस्केप इट। तो वैसे उनके काम से मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा हूँ। तो मैंने कहा, और मैं ना बहुत मेटिकुलस प्लानिंग करता हूँ चीजों को जब फिल्म बनाने जाते हैं ना, क्योंकि घबराए हुए रहते हैं ना, नया है, सही बनानी है, फिल्म अच्छी बनानी है। एक तो ये प्रेशर हम खुद को हमेशा देते हैं कि नहीं, हमें तो पहली फिल्म मुझे सीधी गोदार्द बनानी है। भाई नहीं, बहुत लंबी जर्नी है, और अगर नसीब हुआ तो कहीं 10% तक वहां तक पहुंच पाओगे, वैसी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 4-5 पेज लिखे कि एक बहुत ही यंग फिल्म मेकर है जिसको बोला है कि फेस्टिवल ने कहा है कि मुंबई थीम पे फिल्म बनानी है। तो वो एक एनिग्मा है, एल्बर्ट करके, जिसको फिल्म लेजेंड है कहा जाता है। बड़े बड़े लोग उसको मिलने आते हैं, सिर्फ फिल्म उसको मिलने चाहते हैं कि 5 मिनट की फिल्म में मुंबई दिखाना है, और वो कहता है कि फिल्म तो नहीं बनाएंगे, ये दारू की बोतल है, इसमें मुंबई की स्पिरिट पकड़ेंगे। तो इतना अपसर्ड कॉन्सेप्ट था। एंड देन ऑन द गो वी डिस्कवर्ड द फिल्म। हमने बहुत ही गोरिल्ला स्टाइल शूटिंग रखी थी, स्टाइल फिल्म की मॉक्यूमेंट्री रखी थी, और जिस एक्टर के साथ मैंने काम किया था वो बहुत पहले से मैं उनको जानता हूँ, अभिषेक खान। तो उनकी पर्सनालिटी वो कैरेक्टर को ऐड करती, तो मुझे पता था कि ये इम्प्रोवाइजेशंस बहुत ही बेहतर निकल के आएंगे। एंड देन इट्स जस्ट द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द कोर ऑफ द फिल्म इंटैक्ट, कि ये इम्प्रोवाइजेशन अच्छा है, फनी इन इटसेल्फ, यस, बट क्या ये मेरी फिल्म को सर्व करेगा? अगर नहीं तो ठीक है, कुछ और करते हैं, इसमें से कुछ और निकालते हैं। तो उस तरह की प्रोसेस रही, और बहुत मजा आया। फिर हमने सबमिट की मामी में स्क्रीन हुई, सब लोगों को बहुत अच्छी लगी फिल्म। तो अब फिर काला घोड़ा में स्क्रीन थी, अब एनसीपीए में भी स्क्रीन होने वाली है। तो इफ यू प्लान टू कम टू बॉम्बे में एंड में आई थिंक स्क्रीन हो रही है। सो हाँ, तो उस तरह की कुछ राइटिंग प्रोसेस रही। शॉर्ट फॉर्मेट के लिए कुछ ऐसा अप्रोच रहता है मेरा, टू कीप थिंग्स ओपन। इसके पहले भी जो फिल्म बनाई थी व्हेन प्लेटो केम होम, वो 1 पेज की स्क्रिप्ट थी कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, और ऑन द सेट देन वी द इंटेंशन वाज टू डिस्कवर स्ट्रेच टाइम, और वो 22 मिनट की फिल्म है। तो हाँ, ऐसी अलग अलग प्रोसेस फॉर अलग अलग डिफरेंट फिल्म्स। तो अभी जैसे आपने गोदो के मैंने वेटिंग फॉर गोडो सैमुअल बेकेट की आपने पढ़ी होगी? नहीं। अच्छा। अल्बर्ट कामू की आपने आउटसाइडर ये तो पढ़ी होगी। तो एक्चुअली मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ बोला जाता है ना, आर्ट जो है वो पहले पेट भरा हो उसके बाद आर्ट आता है, ये कहा जाता है जनरल पर्सपेक्टिव। बट अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो यूरोप में जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे उस टाइम में, ये सब प्ले लिखे जा रहे थे बिकॉज उस टाइम जब वॉर इतना ज़्यादा हो रहा था कि आम आदमी के पास लाइफ का कोई मीनिंग नहीं बचा था। एंड उस टाइम फिर इस टाइप के डायरेक्टर्स, थिएटर डायरेक्टर सैमुअल बेकेट वगैरह आए, और उसके बाद फिर इस टाइप का प्लेस बनाए। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है कि अगर जो आर्टिस्ट है वो आर्ट के बगैर तो नहीं रह पाएंगे, भले उनका पेट भरा हो खाली हो, उससे दैट डजंट मैटर। तो इसके ऊपर आपका क्या? 100%। 2 नोशन होता है। एक होता है कि अगर तुम आर्टिस्ट बनोगे तो तुम फकीर रहोगे, तुम्हें खाने के पैसे नहीं मिलेंगे, तुम गरीबी मर जाओगे। तो अगर तुम्हें गरीब रहना है तो तुम आर्टिस्ट बन जाओ, ठीक है। और ये बहुत कॉमन चीज है। और दूसरी यही ऑपोजिट चीज ये है कि अभी जब पेट भरा हुआ ना, तब देखना आर्ट कैसा निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पर्सनल चीज है आर्ट। तुम्हें रोना भरे पेट भी आएगा और खाली पेट भी आएगा, बहुत नेचुरल चीज है वो। तो वैसे ही आर्ट है, अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, अगर आप प्योरेस्ट हैं आर्ट को लेकर, तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन है ना वो किसी चीज का, वो किसी इमोशन का एक्सप्रेशन है। और इमोशन पेट का, मतलब भूख भी एक्सप्रेशन ही है। तो अगर खाली पेट है आर्टिस्ट, तो वो बना देगा भूख के बारे में कि कैसे देखता है वो भूख को। और अगर भरे पेट है, बहुत ज्यादा खाली है, तो उस बारे में भी बना देगा। तो मुझे लग रहा है वो एक्सप्रेशन है, उसको रोकना थोड़ा मुझे लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है अगर प्योर फॉर्म में आ रहा है। तो अगर आप क्राफ्ट करके चीजें बना रहे हैं तो वो बात अलग है, जो धीरे धीरे एड ऑन होती है चीजें, बट वो जो जर्म होता है वो कहीं प्योर स्पेस से ही आता है। इतना, मतलब दैट्स व्हाट आई बिलीव टिल नाउ। ओके ग्रेट। तो इससे मेरा एक और जो चीज़ पे मुझे डिस्कस करना था कि कल मैंने चमकीला देखी, इम्तियाज़ अली के जो रिलीज़ हुई थी। तो आप देखोगे तो उस मूवी में ना एक बहुत अच्छा एक डिबेट की, जो मैं रिव्यू में भी बात की, एक बहुत अच्छा डिबेट वहाँ पे अराइज हुआ है कि जो अमर सिंह चमकीला थे उस टाइम जो पंजाब में वो गाने बना रहे थे, उसके लिरिक्स उस हिसाब से, उनके हिसाब से जो वहाँ पे श्रोता थे, जो ऑडियंस थे, वो सुन रहे थे और उसको ऑब्सीन करार दिया गया। और इस वजह से उनका डेथ का भी एक बहुत बड़ा रीज़न वो बोला जा सकता है।
नाउ हाउ डू यू सी दिस कनंड्रम, जिसमें कि उसमें एक पुलिस ऑफिसर का भी डायलॉग है, पुलिस ऑफिसर अपने आप को मतलब बोलता है कि ये सब तो टैक्स ये ट्रक वाले सुनते हैं गाने, तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा डिबेट है कि आर्ट जो है उसको भी क्लास डिवीजन में बांट दिया गया है। अगर अभी चल के अगर आपको कोई आके बोले, मैं पर्सनली आपको नहीं बोल रहा हूँ बट इन जनरली अगर कोई बोलता है कि भाई सलमान खान का मूवी मुझे पसंद आया, सलमान खान का मूवी मुझे अच्छा लगा, मजा आया, आप फटाक से दिमाग में एक जज बना लोगे कि नॉट इन सलमान खान, कोई भी कमर्शियल मसाला फिल्म विदाउट एनी सेंस अगर वैसा कोई होता है और अगर वो पसंद आ जाता है ऑडियंस को, मैं ये नहीं तो वहाँ उस टाइम में एक जज आ जाता है ना दिमाग में, एक बायस आ जाता है कि यार इसको नहीं पता होगा आर्ट, मैं देखता हूँ तारकोस्की, मैं देखता हूँ वर्ल्ड सिनेमा, तो क्या वहाँ पे लुक डाउन अपन किया जाता है, और इस चीज को लेके आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता था कि मैं लुक डाउन करता हूँ, पर मैंने वो अब चीज ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वो फिक्स करूँ। कहीं ना कहीं वो इतनी मेरे सिस्टम में फिट हो गई कि कहीं ना कहीं अभी भी शायद हो जाता होगा, बट मैं बहुत कॉन्शियसली ट्राई कर रहा हूँ कि वो ना करूँ, क्योंकि मैं ये जैसे एक सैंडविच वाले भैया है जिनके पास हम लोग ना मोर और लेस रोज ही जाते हैं सैंडविच खाने के लिए, तो उनसे ऐसी बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि मैं रात को 11 बजे बंद करता हूँ ठेला, घर जाता हूँ, सब साफ करता हूँ, अगले दिन का प्रिपरेशन शुरू करता हूँ, 4 बज जाते हैं, 4 बज के फिर सुबह मुझे 6 बजे उठ के वापस काम करना होता है, और फिर वो यहाँ पे मुझे 8-9 बजे वापस ठेला लगाना होता है। तो कहाँ है वक्त फिल्म्स का, कहाँ है वक्त किसी चीज को कंज्यूम करने का? और उनको अगर उन्होंने बोला कि चलो मैं एक दिन ऑफ लेता हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा उनको कि वो जाके तारकोव्स्की की फिल्म देखे, वो कुछ ऐसा देखेंगे जो उन्हें एक एस्केप प्रोवाइड करे, ठीक है? तो जैसे अभी हमने एक पॉडकास्ट भी शुरू किया है 4 विचार नाम का, तो उसमें भी एक एपिसोड, हाँ, तो उसमें भी नेमिल जो है उसके साथ यही बात हो रही थी कि लग्जरी है, प्रिविलेज है या नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैसे आपने कहा कि वो सलमान खान की फिल्म देखने जा रहा है, वो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है और वो उनसे एंटरटेन हो जाएंगे, तो उनका जो पर्पस था वो सिनेमा ने सॉल्व कर दिया, वो सर्व हो गया। जब मैं फिल्म देखने जाता हूँ तो मेरे रीजंस अलग हैं, तो मैं अलग तरह की फिल्म देखता हूँ, एंड दैट कैन ऑल्सो बी दैट इफ आई हैव टू लेट्स से 10 years down the line understand how mainstream is working for me to write a script about mainstream cinema, तो मैं जाके देखूंगा। बट मेरा पर्पस और मेरे साथ जो इंसान कंज्यूम करता है मेनस्ट्रीम सिनेमा, पर्पस अलग है, बट दोनों का पर्पस सर्व हो रहा है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो सही लगे, क्योंकि सब्जेक्टिव है, पसंद आना ना आना वो तुम्हारे ऊपर है, बट मुझे एक लगता है कि एक जो पॉपुलर नोशन है ना कि सिनेमा क्या है, एंटरटेनमेंट का फॉर्म है, उतना ही स्ट्रांगली वो भी अगर हम प्रमोट करें कि वो पहले एक आर्ट फॉर्म है, क्योंकि उसमें भी पढ़ाई लगती है। क्योंकि शुरुआत में मेरी फैमिली में थी कि अच्छा फिल्म्स में भी पढ़ाई होती है, फिल्म्स में क्या पढ़ते हैं, मतलब इजंट इट जस्ट समथिंग, तो वैसा है। तो वो एजुकेशन अगर थोड़ा उसकी मात्रा बढ़े तो मुझे लगता है कि चीजें बदलेंगी। और एक बहुत सुंदर एग्जांपल है ये जो क्लास डिवीजन की आपने बात की ना, बहुत सटीक बात है कि एक फिल्म आई थी घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहे हो, जो आपने देखी होगी। तो वहां यहाँ पे मुंबई में जब रिलीज हुई थी और दिल्ली में रिलीज हुई थी, तो मुंबई में 7 दिन रिलीज हुई थी, फिर और 7 दिन उन्होंने एक्सटेंड किया था और सारे शोज हाउसफुल गए थे और हर तरह के लोग आ रहे थे। दिल्ली में बहुत सारे मजदूर यूनियन के लोग भी गए थे देखने के लिए वो फिल्म, और सबको अच्छी लगी थी फिल्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिस्पॉन्सिबल फिल्म बैठ के देख रहे हैं ना लोग, तो और मैं इतना खुश हुआ था ना यार कि एक्सटेंड हो गई। मैं वो जो थिएटर में काम कर रहे थे उनसे बात कर रहा था कि कैसे चल रहे हैं शोज, एज इफ इट वाज माय फिल्म, राइट? बट एंड इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटल, एज यू हैव सीन द फिल्म, इट इज वेरी एक्सपेरिमेंटल, बट लोगों को मजा आ रहा था, लोग हंस रहे थे, लोग इमोशन से कनेक्ट कर रहे थे, बात समझ आ रही थी। अब उन्हें इंटेंसिटी की ये क्यों किया है क्राफ्ट, ये शायद समझने की जरूरत नहीं भी। जो बात कही, कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर ट्रांसलेट हो रही है चीजें, तो आई थिंक दैट्स इनफ। तो वो क्लास डिवीजन ऐसा नहीं है। जैसे मेरा क्या होता है, मैं जब कोई एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाता हूँ ना, मैं सबसे आगे पहले मेरी मम्मी को दिखाता हूँ, ठीक है? बहुत बायस्ड ओपिनियन देती है वो, जो जरूरी होता है फर्स्ट कट के बाद कि ठीक है चलो कुछ तो ठीक ठाक किया, बट उनका सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। वो ज्यादा फिल्में भी नहीं देखती है, वो कुछ यहाँ वहां कुछ दिख गया तो देख लेती है, वैसा है। पर उसको जब समझ आ जाती है ना कि तू आर यू ट्राइंग टू से दिस, आई एम लाइक ओके, कोर मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है। और उसके बाद फिर मम्मी का होता है कि यहाँ पर थोड़ी बोरिंग है, थोड़ा ऐसा कुछ कर सकते हैं, वैसा कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक सबके लिए है, सब चीज है, जैसा एक्सेस है आपको उस हिसाब से आप बड़े होते हो और उसी हिसाब से आप इंडल्ज करते हो आर्ट का। That's what I feel. मुझे भी एक्चुअली यही पूछना था कि आपने जब इंजीनियरिंग छोड़ी उसके बाद जो इस टाइप का आपने सिनेमा बनाया, शायद वो उस टाइप का सिनेमा घर वाले नहीं देखे होंगे या उनका उस चीज़ से उतना कनेक्ट नहीं होगा।
तो वही जब देखे होंगे कि यार विधार तुम इस टाइप का सिनेमा बना रहे हो, ये तो मैंने नहीं देखा है कभी, या फिर उतना मुझे समझ नहीं आ रही, तो इस टाइप का सिनेमा से तुम क्यों बनाना चाह रहे हो, इस टाइप का तो क्वेश्चंस आया ही होगा ना कि ऐसा बनाओ जो सब कोई देखे, फैमिली वाला देखे या वैसा कुछ। तो उस टाइप को आप कैसे डील किए उस चीज़ को? लकीली मेरे घर पे ये वाले सवाल नहीं आए कि किस तरह की फिल्म बना रहे हो और ऐसी फिल्म कौन देखेगा। उन्हें हमेशा फैसिनेशन होता था कि जब मैं सोच सोच के चीजें करता था कि क्यों यहाँ पे वाइड शॉट और क्यों यहाँ पे क्लोजअप है, और हम ऐसे ही बात करते थे, तो उनको ऐसा था कि अच्छा ऐसे इतना कोई सोचता है क्या, मतलब ऐसी चीजें कौन समझेगा, ऐसा उनको लगता था। तो वो एक जर्नी थी। once I took the decision when they supported me, after that मुझे blindly support किया है कि तुम्हें जो करना है, क्योंकि उनको ऐसा है ना, अगर बच्चा तुम्हारा मेहनत कर रहा है ना दिन रात, they have faith कि ये क्रैक कर लेगा। और जैसे जैसे चीजें फिर वर्कआउट होने लगी, बाहर से भी बैलेंस स्ट्राइक होने लगा, जो मैं बनाना चाहता हूँ और जो मैं लोगों के लिए बनाता हूँ, तो they have been very very extremely supportive of। तो ये सवाल नहीं आया, बट हाँ उनको ऐसा हो जाता था कभी कभी कि हाँ थोड़ा टेढ़ा तो है, ये थोड़ा कम एक्सेसिबल है, बट ठीक है तुझे सही लग रहा है डू इट, वैसा वाला है। तो अब मैं आता हूँ कि आपने लिख लिया शॉर्ट फिल्म को, इसके बाद फिर कास्टिंग का क्या प्रोसेस है? और पहली बात तो ये कि हाउ डू यू सी एक्टिंग एज अ क्राफ्ट, बिकॉज आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो जैसा आपने बोला। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? एक्टिंग का फर्स्ट टाइम जब आपने किया था तो क्या एक्सपीरियंस हुआ था, और आपको क्या लगता है कि काफ़ी एक डेप्थ की ज़रूरत होती है, या फिर उसके लिए भी आपको अलग टाइम देके उस चीज़ में घुसना पड़ेगा? मैं ये चीज़ फेस किया हूँ कि अगर आप राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, एक्टिंग एक साथ कर रहे हो तो कोई एक चीज़ हैम्पर होता ही है, बिकॉज जब आप एक्टिंग कर रहे हो, अगर आप ऐसा एक कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हो, उस टाइम आपके दिमाग में बहुत फुल कंसंट्रेशन उस मोमेंट में जीने का होता है, और फिर उसी टाइम आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये कैमरा एंगल से यहाँ पे सही आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला ये सब प्रॉब्लम्स तो आई होंगी, और ये बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स को आता है। तो इस चीज़ को कैसे डील किया आपने? तो मेरा शुरुआत फैसिनेशन एक्टिंग से शुरू हुआ था, और मैंने सिर्फ 2 फिल्म थी जो मैंने खुद ही बनाई थी, उसमें मैंने एक्टिंग की थी, उसके बाद मैंने नहीं की। जैसे शुड आई किल माई सेल्फ में 1 शॉट 2 शॉट के लिए आते हैं हम लोग, क्योंकि फिल्म का नेचर मेटा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अंडरस्टूड दैट इट्स अ वेरी डिफरेंट क्राफ्ट, एंड मे बी इट्स एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इट इन इट्स डीपेस्ट वे फॉर मी टू डायरेक्ट देम बेटर। जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ हर चीज जब करने जाते हैं तो ऑफ कोर्स चीजें हैम्पर होती है, क्योंकि स्विचिंग हैट्स इज नॉट एन इजी टास्क। तो मेरा अप्रोच एक्टिंग को लेके, क्राफ्ट को लेके यही होता है कि मैं बहुत बेसिक चीजें देखता हूँ। जैसे मैंने बहुत चाइल्ड एक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे फीचर जो बनाई थी हमने शून्य, उसमें बहुत नॉन एक्टर्स के साथ काम किया था। तो पहला है कि एक्सटर्नली क्या ये इंसान जैसा मैंने कैरेक्टर सोचा था वैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फिर वर्कशॉप करते हैं। If the other person is able to hear and take your feedback and change something in their performance, then I know I can navigate them wherever I want. जैसे अनु जो प्रोटैगनिस्ट है मेरी फीचर की शून्य, जिया, वो जब पहली बार आई थी ऑडिशन स्क्रीन करने के लिए, हम ऑफिस में काम कर रहे थे, तो एक सीन उन्होंने रीड किया, तो मैंने उनको बोला कि इसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन 10 इंटेंसिटी के हिसाब से, इसको हम 5 पे करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 10 से अगर 9 पे भी कर दिया ना, तो मुझे ये मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ उनसे, फिर वो मैं 5-9 मेरी टर्मिनोलॉजी चेंज कर सकता हूँ। जैसे उनके साथ ना एक ऑन सेट जोक हो गया था कि ये तुमने बहुत ज्यादा एक्टिंग कर ली, क्योंकि एक तरह की एक्टिंग बच्चों से करवाई जाती है बार 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 बार, वो मुझे मेरी फिल्म में नहीं चाहिए थी। तो आफ्टर अ पॉइंट 2-4 दिन शूट के बाद वही बोल रही थी कि कट, मैंने बहुत एक्टिंग कर ली, हम फिर से करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन आपको एज अ डायरेक्टर हर एक्टर के साथ अलग अलग तरह से क्रैक करना है, और समझना है वो किस स्कूल से आ रहे हैं, वो ट्रेन्ड है, वो अनट्रेन्ड है, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं या दे आर बीइंग देमसेल्व्स, एंड दैट्स व्हेयर यू आर फाइंडिंग योर कैरेक्टर। बट मुझे एक चीज बहुत स्ट्रांगली लग रही है, थोड़ी शायद ऑफेंसिव लग सकती है लोगों को, पर ठीक है, सिर्फ बॉडी बना के अच्छे लगकर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आ जाने से आप एक्टर नहीं बन जाते। प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द क्राफ्ट, अंडरस्टैंड द क्राफ्ट, पुट अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट इन एटलीस्ट लर्निंग। फिर आप अप्लाई करें ना करें, चलो वो सेकेंडरी बात होगी, बट जब आप कहते हो कि मैं एक्टर हूं और आपको कुछ मतलब
बहुत अलग अलग चीजें हैं, रील्स बनाना और एक्चुअली किसी कैरेक्टर, जैसे नसीरुद्दीन सर जो है, नसीरुद्दीन शाह, उनके एक इंटरव्यू में ना मैंने एक क्लिप देखी थी उनकी कि मैं भी तो रो लेता हूँ, मैं भी हंस लेता हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, तो मैं क्यों नहीं एक्टर बन सकता। तो नसीरुद्दीन सर ने कहा था कि तुम कर लेते हो, बट एक 50 साल का आदमी इंदौर में कैसे रोता है और एक 10 साल का बच्चा मुंबई में कैसे रोता है, ये एक्टिंग है। दोनों तरह से रो सकते हो क्या, और गो क्लोजर टू दैट इज व्हाट द क्राफ्ट इज। So I think I keep meeting and getting a lot of profiles, keep meeting people, they are like हम actor है, और वो फिर खुद ही 4 questions down the line हम समझ जाते हैं कि वो क्राफ्ट नहीं, एक्टिंग नहीं, वो फेम चेज कर रहे हैं, which is okay, but then be aware about it and then don't try to mask it with कि नहीं we are also serious actors और we are looking at acting as an art form। नहीं, हमें फेम चाहिए, तो फेम तो अब बहुत सस्ती हो गई है, हर तीसरा आदमी फेमस है, तो मिल जाएगी उन्हें भी, वैसा है। कुछ दिन पहले आप जो बोल रहे हैं ये इन्फ्लुएंसर वाला चीज़, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो कमर्शियल एंगल के वजह से एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स को भी मूवी में लिया जा रहा है, और जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि नहीं इस रास्ते में भी जाने से अल्टीमेटली तो आप मेहनत करके जाओ, जाए इस तरह से जाओ, आपको अल्टीमेटली तो मेन गोल तो सर हो ही जा रहा है। दिवाकर बनर्जी सर की LSD 2 आ रही है, तो उन्होंने भी ये वाला पॉइंट उठाया था कि पता है अभी मतलब जो इंडस्ट्री में चल रहा है कि आपको कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसके वजह से भी आपको उठा लिया जा रहा है, तो इस वजह से भी एक कन्फ्यूजन उन लोगों में आ रहा होगा, तो मैं भी शायद उस रूट में फॉलो कर रहे हैं। बट आई थिंक आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट के हिसाब से आप देखिए ना कि वो प्रोजेक्ट में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आई थिंक ना। हाँ, पर ये आप जो कह रहे हैं 100% चीज है। जैसे बहुत सारे एक्टर दोस्त भी हैं मेरे, और उनको जब वो कास्टिंग की रिक्वायरमेंट आती है तो बहुत बार उसमें पूछा जाता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। हाँ। फिल्म के लिए, वेब सीरीज के लिए, एड्स के लिए, हर जगह पे मैंने ये बहुत नॉर्म हो गया अभी है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, वो पूछा जाता है, जो पहले नहीं पूछा जाता था। ऑफ कोर्स अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा है, मुझे बहुत सारे एजेंसी एंड से भी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें ये बनानी है चीज और हमें ये रेंज के इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट करना है, जो लेट्स से 10 मिलियन के रेंज में है, उनको कास्ट करना है, तो उनके लिए लिखा जाए पूरी चीज, उनके लिए स्टोरी क्राफ्ट की जाए, क्योंकि उनको कास्ट करना ही करना है। तो बात ऐसी है कि उससे होगा क्या कि आपने जो भी चीज बनाई है, एड है, म्यूजिक वीडियो है, जो भी है, फिल्म है, वो लोगों तक पहुंच जाएगी आसानी से। और एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी टेंडेंसी है कि वी ऑलवेज टेक द इजीएस्ट पाथ आउट। इट्स नॉट दैट इट्स डिफिकल्ट टू, इट्स इम्पॉसिबल टू फंड an experimental film with no face value. Is that you can't do it with conventional method, which is like a set thing. You take a star and then you'll find the funds, right? If you don't take a star and your story has something different to offer, then you have to struggle to find the funding. It's not impossible, it is possible. But क्यों कोई स्ट्रगल करेगा प्रोड्यूसर जब आसानी से पैसे लगा के घुमा सकते हैं? तो अगर आर्ट चेज कर रहे हो तो ठीक है, अगर पैसे चेज कर रहे हो, कंपनी बड़ी करनी है, तो फिर क्यों करेंगे? वैसी बात है। राइट। तो कुछ दिन पहले मैंने, शायद 2 दिन पहले, अभी निमिल झा सर के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया था, उनसे डिस्कशन हुआ था, एंड उनका भी मतलब ये वाला जो प्रोसेस था काफ़ी सिमिलर प्रोसेस था। वो बता रहे थे अपना डायरेक्शन स्टाइल, तो उसमें वही बोले थे कि एक्टिंग वो एक्चुअली इसीलिए डिस्कवर करना चाहते थे कि व्हेन यू आर गोइंग टू डायरेक्ट वो हेल्प आता है, राइट? हाँ, करेक्ट। हाँ, तो निमिल शाह जैसे वो, उसकी शॉर्ट फिल्म अभी दाल भात नेशनल अवार्ड जीती, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, हम सेम बैच में थे। तो उसकी जो अभी फिल्म पे हम दोनों काम कर रहे हैं, जो उसने लिखी है वो डायरेक्ट करने वाला है। तो हाँ, उसका अप्रोच फिल्म मेकिंग को लेके मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। जैसे मैंने कहा कि लॉन्गर फॉर्मेट में मेरा एक स्पेसिफिक वॉइस है, उसका एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। तो मी ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू दैट प्रोजेक्ट आल्सो मेक्स मी क्वेश्चन कि अच्छा हाँ, ये ऐसे भी तो हो सकता है। तो मैं सीख रहा हूँ, वो कोलैबोरेशन से हम दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीजें ले रहे हैं। तो वो गया था पौंडीचेरी फॉर अ वर्कशॉप फॉर अ कपल ऑफ 15 days। आदि शक्ति की एक एक्टिंग की वर्कशॉप होती है, टू अंडरस्टैंड द क्राफ्ट बेटर इन ऑर्डर टू देन कम्युनिकेट एंड डायरेक्ट एक्टर्स बेटर व्हाट इट इज अबाउट। तो हाँ, वही है, डायरेक्टर को हर चीज आनी चाहिए, जितनी भी मोर और लेस क्राफ्ट में इन्वॉल्व होती है, to nudge the artist into the right direction, be it a production designer or a cinematographer, then cinematographer can take it even a notch higher। तो उस तरह से फिर वो कोलैबोरेशन से प्रोडक्ट जो फिल्म बन रही है वो बेटर होती जाएगी। तो हाँ,
एडिटिंग आपने सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स की थी एक दो, या फिर फीचर फिल्म की भी एडिटिंग की थी? एडिटिंग में मैंने मेरी हाँ हाँ खुद की फीचर मैंने एडिट किया, खुद ही अच्छा एडिट अच्छा किया। अच्छा, क्या प्रोसेस, वो प्रोसेस कितना एग्जॉस्टिंग रहता है? और मतलब जब वो लगता है ना कि भाई ये सीन रखना है या नहीं रखना है, वो वाला जो हम्म कंफ्यूजन है कि हम्म शॉट बहुत अच्छा हुआ है बट यार वो हाँ जा नहीं रहा है फिल्म के साथ, तो उस हाँ टाइम आप खुद ही डायरेक्ट भी किए उस सीन के और खुद ही जब एडिट करने हम्म जा रहे हो, तो उस टाइम हम्म क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है? हम्म हम्म वो तो हमने को प्रोड्यूस भी की थी, और बहुत बहुत साल से वो फिल्म से अटैचमेंट थी। करीबन 6-8 महीने का प्रोसेस था, फिल्म अब जाके खत्म हुई है। तो ऐसा है कि जब मैं एडिट कर रहा था ना, तो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट तुम्हें गेन करना पड़ता है। और मैं बहुत ही ब्रूटली काट रहा था शॉट्स की, ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बट उसमें ऐसा हो जाता, फिर लोगों के साथ फीडबैक देके तुम और डिस्कशंस करते हो कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोसेस इटसेल्फ मुझे बहुत पसंद है एडिटिंग। जैसे मैं छीन के एडिट कर लेता हूँ अभी भी, जबकि मुझे पता है मुझे 10 चीजें और करनी करते है। हो आप? कौन सा? विंची है, विंची रिजॉल्व। प्रीमियर प्रो है, विंची है। मैंने फाइनल कट पे भी काम किया हुआ है, एविड पे नहीं किया हुआ है। तो फीचर मैंने प्रीमियर प्रो पे काटी थी, और मैं बहुत टाइम से कर रहा था। खुद की फिल्म्स मैंने ऑलमोस्ट सारी खुद ही कट की है अभी तक, मोर और लेस। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद है एडिटिंग, उसका जो क्राफ्ट और इतना कंट्रोल। मैं ये कह रहा था कि एडिटिंग में जो कहते हैं ना कि फिल्म वापस लिखी हाँ जाती यही है, मैं बोलने वो वाला था अभी। हाँ, हाँ कि वो एक एक सीन को तुम कितना वक्त दे रहे हो, और उसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे हो, जस्ट using a reaction from somewhere else and from the same scene I'm saying, and adding to a different point can change the entire meaning of the scene. फ्रेम्स में। तो बहुत बहुत पसंद है मुझे एडिटिंग की प्रोसेस। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। तो बहुत लंबी रही फीचर काटने की प्रोसेस, बैक एंड फोर्थ बहुत हुआ। एक बेसिक कोड था जो मैंने अपने बोर्ड पे लगा रखा था कि कटिंग टू अ शॉट इज लाइक लुकिंग एट समथिंग, एंड देन यू कीप क्वेश्चनिंग कि हम यहाँ पे इस मोमेंट पे क्यों दिखा रहा हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो बेसिक से देन यू कीप रिफाइनिंग, राइटिंग रीराइटिंग वाली ही प्रोसेस मैंने फॉलो की। तो मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। और बट हाँ, अगेन आई वुड से कि अब जो मैं फीचर कर रहा हूँ उसमें एडिटर आएंगे ऑन बोर्ड, क्योंकि मैं एक देखना चाहूंगा कि वो कोलैबोरेशन किस तरह वर्क करता है फिल्म में। जैसे म्यूजिक वीडियोस वगैरह में तो किया हुआ है मैंने एडिटर के साथ काम, बट वो और कुछ लेकर आते हैं। जैसे आपने ये देखी आफ्टर सन, देखी है शार्लेट वेल्स की? हाँ मैं अभी देख नहीं पाया हूँ, मैं बहुत सुना हो, बहुत दिन से मैं वेट कर रहा हूँ देखने का, और नहीं देख तो मैं पाया। कोई कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, बट उसमें भी क्राफ्ट एडिटिंग का, क्राफ्ट बहुत बढ़िया एडिटिंग का। अब स्क्रीन प्ले आप अगर देखी नहीं, आप पहले स्क्रीन प्ले पढ़ लीजिए, ओके फिर देखिए फिल्म, तो आपको समझ आएगा कि कितनी चीजें एडिटर ने कहाँ से कहाँ घुमा दी, और बहुत सुंदर फिल्म है वो। तो हाँ, बहुत पसंद है मुझे एडिटिंग। और टायरिंग हो जाता है कभी कभी, वो जो टेक्निकलिटीज है ना कि अरे सॉर्ट करनी है फुटेज, करेक्ट शॉट, ये वो, बट स्टिल वेरी फन। और ये क्या और ये बर्डन जब ज़्यादा फील होता है क्या, जब टाइम लिमिट दे दिया रहता है माथे पे, टिक 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 घड़ी चल रही होती है कि 2 हफ्ते के अंदर एडिट करो? वैसे प्रोजेक्ट्स में आप काम किए हो कि अभी तक मुझे लगता है आपने सेल्फ मतलब जो भी काम कर रहे हो वो अपना ही काम को एडिट कर रहे हो, तो उसमें टाइम बाउंड नहीं है। बट वैसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ आपको टाइम बाउंडेशन है, उस टाइम में किस टाइप का प्रेशर रहता है करने का? उस टाइम मैं एडिटर हायर कर लेता हूँ। क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में मैं एडिटर हायर कर लेता हूँ, क्योंकि नहीं, बट वो बहुत टाइट डेडलाइंस। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई किसी फेस्टिवल का सबमिशन है, किसी को फिल्म दिखानी, किसी के साथ मीटिंग है, तो वो सारी चीजें होती है कि तुम्हें और मैं डेडलाइंस पे ही काम कर सकता हूँ। ऐसे ही दे दिया ना तो, और मैं खुद को दी हुई डेडलाइंस भी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, 2-4 दिन इधर उधर हो जाता है, बट क्लाइंट बेस पे जितना काम कर रखा है अभी लोगों के साथ, तो मैं पता है कि वक्त को, दूसरे के वक्त को भी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड अभी मैंने बहुत रिसेंटली कहीं पे सुना था कि यू विल फिनिश अ सर्टेन टास्क इन द एग्जैक्ट अमाउंट यू हैव गिवन इट। अगर तुमने बोला कि मैं 7 दिन में करूंगा, तो तुम 7 दिन में ही करोगे। अगर तुमने डिसाइड किया है कि मैं 7 घंटे में कर दूंगा, तो तुम कर लोगे। बट वो कमिटमेंट वाली चीजें हैं। तो हाँ, हाई प्रेशर एडिटिंग हमने बहुत कर रखी है कि डेडलाइन आ गई है और हम एडिट कर रहे हैं और डिलीवरी देनी है, रिलीज है, ऐसा कुछ। तो वैसा भी होता है, मजा आता है। तभी प्रेशर और लैक ऑफ रिसोर्सेज से क्रिएटिविटी आई थिंक ज्यादा निखर कर, लिमिटेशन से भी बहुत ज्यादा, देन यू फाइंड वेज टू डू द सेम थिंग easier, faster, in a easier, faster manner. हाँ, तो ऐसा कुछ।
बॉलीवुड में अगर मैं लेके जाऊं आपको वापस से, जब आप वो जर्नी स्टार्ट कर रहे थे फिल्म, जब देखना स्टार्ट किए थे शुरू शुरू में, तो बॉलीवुड में कौन सी ऐसी मूवीज़ थी जो इन्फ्लुएंस की शिप ऑफ थीसियस के अलावा? किस टाइप का सिनेमा देखे थे आप शुरू में? और वो एक सब कॉन्शियस में हमारे रहता है ना, जैसे हम 90s किड हैं, तो हमारे दिमाग में वो कितना भी मैं वर्ल्ड क्लास सिनेमा देख लूँ, बट वो जो दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है वाला जो वाइब है ना, वो अंदर रहेगा ही। और वो क्या सिनेमा बनाने टाइम आपको इन्फ्लुएंस करता है कि यार इसको थोड़ा सा एक्सेसिबल बनाऊं मैं, ये क्या इंटेंशन रहता है आपका या नहीं? तो जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इन्फ्लुएंसेस, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जाके वो उर्वशी मैम ने ना 3 दिन में मेरा पूरा करियर मुझे लगता है शिफ्ट कर दिया, वरना मैं अभी हार्डकोर मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर बन सकता था शायद, पता नहीं मुझे कि मेरे अंदर वो स्किल सेट है या नहीं। तो पर मैं वो इंसान था जो दबंग 2 से लेके स्टूडेंट ऑफ द ईयर सारी फिल्में देखने जाता था थिएटर में, अकेला जाता था। तो इन्फ्लुएंस वही रहा है। बट जो फिल्म ऐसे दिमाग में छप गई है, फर्स्ट इज लगान। वो फिल्म, और वो बहुत फैमिली एक्टिविटी भी है हमारी, कि कभी भी टीवी चल रहा है संडे को, अगर लगान किसी भी पॉइंट पे ना, सब साथ में आके पूरी फिल्म देखेंगे, वैसा है। तो लगान बहुत ही दिमाग में एविडेंट है, क्योंकि वो फिल्म अभी भी देखता हूँ ना, मुझे पता है कचरा छू के दौड़ेगा, बट वो मुझे फिर भी वो एक क्रिएट करता है वो, कि अरे दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। तो वो एक फिल्म है। मुझे रिसेंट टाइम्स में ना, मैं बहुत कम फिल्में मुझे एक्साइट की है तो मैंने देखी है, जैसे मैंने एनिमल, रॉकी रानी, KGF, ये कुछ नहीं देखा, पर मुझे खो गए हम कहाँ अच्छी लगी थी अभी रिसेंट टाइम्स में, काफी अच्छी लगी वो मूवी। ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, और उसकी म्यूजिक भी काफी अंडररेटेड लगी। करेक्ट। हाँ, उसको नहीं मिला ना उतना जितना मिलना चाहिए था। पहली बात तो वो एक नेगेटिव पहले ही प्रमोशन आ जाता है ना, अनन्या पांडे का नाम टैग के साथ लगा हुआ है, तो उस जबकि शी हैज परफॉर्म्ड वेल। यस, ये मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि शी विल सरप्राइज यू। मुझे गहराइयां भी जब आई थी उनका परफॉर्मेंस अच्छी ही लगी थी। एंड नाउ माय क्वेश्चन कम्स टू दैट, इज मतलब बैड एक्टर होता है या फिर डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्टर से अच्छा काम भी निकलवा सकता है? बेस्ट एग्जांपल इज अर्जुन कपूर का, अगर आप एग्जांपल लेते हो, इतने ट्रोलिंग के बाद भी अगर आप संदीप और पिंकी फरार देखो, उसमें जो काम किए दोनों ने, परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर ने, फिर कल मैंने चमकीला भी देखी, उसमें भी परिणीति चोपड़ा का काफी अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस है, जो कि अब पहले हंसी तो फंसी में भी अच्छा काम हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि डायरेक्टर के वजह से एक्टिंग इन्फ्लुएंस होती है एक्टर की या फिर क्या? 100% हम डायरेक्टर्स की वजह से होती है, बट बहुत सारे वेरिएबल्स भी होते हैं। जैसे मनोज वाजपेयी सर का एक वो किस्सा सुना रहे थे कि वो किसी मेन स्ट्रीम फिल्म में काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ तो 4 सेकंड का पॉज ले लिया शॉट में। सो डायरेक्टर सेड कि अरे सर, अलीगढ़ नहीं है, थोड़ा जल्दी हमें फास्ट कट्स यूज करने है ना। तो वो पूरे सिस्टम में किस सेटअप में बन रही है फिल्म, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि डायरेक्टर्स कैन टर्न परफॉर्मेंसेस अराउंड। देखिए, जो ग्रेट एक्टर्स हैं वो तो है ही, तो वो काम आसान कर देंगे। जो या तो अलग स्कूल से आते हैं सिनेमा के, या वीक परफॉर्मर्स है, उसमें डायरेक्टर की एफर्ट ज्यादा होनी चाहिए। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि डायरेक्टर्स के हाथ में बहुत ज्यादा चीजें हैं, और एडिटर्स भी। एडिटर्स को कभी हम परफॉर्मेंसेस के लिए ना अप्रिशिएट नहीं करते। बहुत परफॉर्मेंसेस बचाते हैं एडिटर्स, बहुत परफॉर्मेंसेस बचाते हैं जो बेरेबल हो जाए। नोट करते हैं जो आप चीज अभी बोले, वो बहुत कम नोट करते हैं कि वो 4 फ्रेम जो उन्होंने काट दी ना, उससे तुम्हें लगता है कि ये एक्टर कैरेक्टर में है या नहीं है, क्योंकि वो 4 सेकंड में शायद उसने छोड़ दिया हो। तब मैंने काट के कौन से रिएक्शन पे डाला जिससे सीन को भी सर्व हो और परफॉर्मेंसेस भी बच जाए। तो एडिटर्स को बहुत बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है, और मैं समझता हूँ कि वो क्राफ्ट ही वैसा है जो छुप जाना चाहिए। जो दिख के आए तो मतलब खराब है, मतलब काम खराब हुआ है, बट स्टिल वो हिडन चीज की वजह से तुम्हारी ओवरऑल। बट हमारा एक ट्रोप ये भी है ना कि हम एक्टर्स के अलावा किसी और को ज्यादा भाव देते नहीं है, जबकि सब तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम उसी तरह से चलता है। बट मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स और एडिटर्स कैन मेक ग्रेट परफॉर्मेंसेस, कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। जी, और इसलिए अभी जो भी गेस्ट्स आते हैं तो मैं उनसे सबसे पहले यही चीज़ पूछता हूँ कि आप जब स्टार्टिंग में सिनेमा देखते हो, सबसे पहले आप हीरो देखते हो और आपको हीरो ही बनना होता है। उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि यार पीछे की कहानी क्या है, फिर आपको इंटरेस्ट आता है तो करते हो। करेक्ट। तो अभी आप परफॉर्मेंसेस की बात कर ही रहे थे, तो
एक एक चीज हाँ उस हाँ पर मैं ऐड करना हाँ चाहूंगा, श्योर श्योर जो आपने बोला कि हीरो ही दिखता है हमें, और जो ये मेन स्ट्रीम का, जैसे आपने मुझे बताना कि वो एक जजमेंट आता है क्या कि हाँ अरे हाँ तुम सलमान खान की फिल्म देखते हो। तो अभी कुछ दोस्त के दोस्त थे, वो कलकत्ता में ही रहते हैं, तो वो आए हुए थे मुंबई, और उनका वो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, उनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, बट उनके साथ मेरी मलयालम सिनेमा पे बहुत अच्छी बातें हुई यस यस कि बहुत उन्होंने देखा हुआ है, वो सिनेफाइल है प्रॉपर। तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि अगर मैं फिल्म को डिस्कवर नहीं करता, या मेरा वो वर्कशॉप नहीं होता, या मैं फिल्म मेकर नहीं होता, तो मैं इतना इंडल्ज करता क्या सिनेमा में यस इतना डीपली जितना मैं अभी कर रहा हूँ? शायद नहीं, शायद नहीं, वक्त लगता, थोड़ा और ज्यादा वक्त लगता। सो इट्स नॉट फेयर ऑन माई पार्ट टू एक्सपेक्ट एनीवन टू suddenly start just making and watching art house films or films which are not so commonly seen. So वो process है, वो मुझे लग रहा है कि as a society we still have a lot to figure out in terms of our survival and other things. And art and indulgence with art comes a little ऊपर in the pyramid of, कौन सा है वो, Maslow? सॉरी मैं भूल गया। तो वो जर्नी है जो हम लेंगे, उसके लिए ये जोक बन गया है मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में कि विदार थोड़ा स्नॉबिश है। मैं नहीं, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ स्नॉबिश, मैं नहीं जज करता हूँ। बट अगर कोई फिल्म जैसे KGF जो है, जो बहुत चली, वो फिल्म ट्रेलर देख के कुछ कि मुझे पर्सनली सब्जेक्टिवली एक्साइट नहीं की, तो मैंने नहीं देखी। एग्जैक्टली, तुम्हें की, तुम देखो, मजे करो यार, क्या बात हो, मुझे मत खींच के ले जाओ, मुझे नहीं मजा आता, वैसी बात है। तो हाँ एनीवे आप कुछ कह रहे थे। हम लोग रिकमेंडेशंस पे आएंगे, उस पे अलग सेक्शन करेंगे, बट स्टार्ट करते अभी जैसे आप परफॉर्मेंसेस के बात कर रहे थे, तो अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करी थी, कौन सी परफॉर्मेंसेस थी जो आपको मतलब लगी कि यार ये मतलब बवाल था, या ये कुछ अलग था इसमें, या रीसेंट टाइम्स में कह रहे हैं आप मतलब स्टार्टिंग से आप बता सकते हैं, फर्स्ट परफॉर्मेंस भी, और रिसेंट टाइम्स में कौन सी परफॉर्मेंस लगी वो भी आप बता सकते हैं। ओके, फुल ऑन जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप बोल सकते हैं बिंदास, कोई ठीक है। जैसे ना मैंने पहली अंग्रेजी फिल्म देखी थी फॉरेस्ट गंप, ठीक है, एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड। आपने मार्वल से स्टार्ट नहीं किया था देखना? नहीं, मुझे मार्वल पहले से नहीं पसंद था। अच्छा। मैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट, मतलब मैंने उसके पहले भी देखी थी, मतलब माइकल बे की वो कौन सी फिल्म थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। एनीवे, तो मैंने रैम्बो वगैरह पहले भी देखी थी, बट ऐसी फिल्म जो मुझे समझ भी आई हो, है ना, कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है मैं समझ पा रहा हूँ। इट्स नॉट जस्ट एक्शन ड्रिवन, जो मैं डैड दिखाते थे मुझे, रॉकी, रैम्बो, ये सारी चीजें। तो मैंने जब फॉरेस्ट गंप देखी थी, उसके पहले मैंने टॉम हैंक्स को ना एज अ परफॉर्मर, ना एज अ ह्यूमन बीइंग कभी देखा था। उसके बाद जाके मैंने टॉम हैंक्स का इंटरव्यू देखा और मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ये क्या था, इज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। और एक ऐसी परफॉर्मेंस जो मेरे दिमाग में छप चुकी है इज सेपरेशन में, उनका नाम मोनोलॉग भी है ना, एक स्टार्टिंग में ही जो दोनों बात करते हैं, एकदम ओपनिंग सीन जो है सेपरेशन का, उसमें एक कैरेक्टर है जो सेल्समैन में प्रोटैगनिस्ट है। मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, सो सॉरी। उनकी बहुत तगड़े उनकी वो परफॉर्मेंस, उसके बाद उनकी सेल्समैन में परफॉर्मेंस, एक फिल्म में उसमें उन्होंने एक ऑटिस्टिक कैरेक्टर प्ले किया। एज अ परफॉर्मर ही ब्लोज माय माइंड। वो जो जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेज है उनकी, बहुत ज्यादा कमाल। मुझे अब्बास कियारोस्वामी की फिल्म्स में, अब आप वो परफॉर्मेंस कहो या वो डॉक्यूमेंट्री करते हैं वो पता नहीं, पर वो परफॉर्मेंसेज मेरे दिमाग में फट जाती है। जैसे लाइफ एंड नथिंग मोर में वो एक बूढ़ा आदमी है जो अपना घर ले जा रहा है, एंड वो चलते चलते बहुत कैजुअली कह देता है कि अरे मेरा घर थोड़ी है, मेरा घर तो वहां है जो टूट गया है, पर ये तो तुमने मुझे फिल्म के लिए दिया। एक ही पॉइंट है जहाँ पे फिल्म मेटा हो जाती है, और फिर वो जाफर पनाही एज एन एडी आते हैं, एंटर करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है। तो ये परफॉर्मेंसेस ना जो बहुत रॉ और रियल होती है, ये मेरे दिमाग में कुछ टॉप ऑफ माय हेड अभी आ रही है। मतलब वो तो अलग ही लेवल पे है वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप रियलिटी ही देख रहे हो। गांव में बस एक कैमरा लगा दिया है और बस आप बैठ के देख रहे हो कि जो भी हो रहा है। आपने बोलिए 10 देखी आपने? 10 अब्बास कियारोस्वामी की, अभी तक नहीं, जो थोड़ी कंट्रोवर्सी में भी आ गई थी, पर उसमें जो शुरुआत में बच्चे का परफॉर्मेंस माइंड ब्लो हो गया था मेरा कि ये कैसे करवाया है। हाँ, तो ये कुछ चीजें मैं टॉप ऑफ माय हेड। बाकी तो मैं थ्रू द ऑलिव ट्रीज देखोगे तो उसमें भी वो बस रिहर्सल्स है, पूरा मूवी में आप रिहर्सल है, और वो दोनों कैरेक्टर्स के बीच के अपनी स्टोरी चल रही है। बहुत बहुत पसंद है मुझे वो फिल्म मेकर, मुझे बहुत पसंद है। उनकी जो किताब है लेसन्स विद कियारोस्वामी, अगर कभी मौका मिले तो पढ़ना बहुत। टेस्ट ऑफ चेरी भी वैसे ही थी, वो भी एक काफी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन लेके घूमती है
पूरे मूवी बहुत में, सुंदर, और पूरा मूवी बहुत बस ड्राइव सुंदर। कर रही है, और कैरस्तामी का भी वही है करेक्ट, कि बस कार में। करेक्ट। खैर हाँ। तो ये सब परफॉर्मेंस, बॉलीवुड में कौन से परफॉर्मेंसेस थे जो आपको हिला के रख दिए, या फिर इस टाइप का? अ, तलवार में इरफान सर, मतलब इरफान सर के सारे परफॉर्मेंसेस माइंड ब्लोइंग है। पर तलवार में उनका और नीरज का भी सर की परफॉर्मेंस, गली गुलिया में मनोज सर, गली गुलिया में, right. अलीगढ़ में मनोज सर और राजकुमार राव, बहुत उसमें तो मतलब अलग लेवल में माइंड ब्लो हो गया था। मैं भूल गया था कि मनोज सर या राजकुमार राव स्क्रीन पर हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ऐसी ऐसी चीजें बॉलीवुड में कोई फिल्म्स, आप बताइए मुझे उससे कुछ अगर याद आ जाए। मुझे बताइए, आपको इस टाइप, मतलब दो टाइप का परफॉर्मेंस मैं अगर आपको देता हूँ। शौर्य मूवी आपने देखी होगी, उसमें के मेनन का जो लास्ट का मोनोलॉग, अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा, इनको खत्म करूंगा। मैं एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमीन पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे। फिर आप अलीगढ़ में देखो, जहाँ पे मनोज बाजपेयी बस वो गाना गुनगुना रहे हैं, आपकी आंखों, वो पैर बस ऐसे ऐसे हिल रहा है और वो गा रहे हैं, तो ये काफी एक बट फिर भी आप अगर अब वो दोनों सीन जो है, अगर आप नॉर्मल इंसान ये लोगों को दिखाओगे तो उसमें शौर्य वाला जो है वो ज़्यादा खुल के आएगा, लोगों को लगेगा यार क्या बवाल एक्टिंग किया है। बट सेम इंटेंसिटी के साथ मनोज बाजपेयी भी किया, तो आपको लगता है कि इस टाइप का परफॉर्मेंसेस ज़्यादा अंडररेटेड रह जाती है, जिसमें डायलॉग हैवी नहीं हो और 100% ज़्यादा कह रहे हैं एक्सप्रेशन से? हाँ, मुझे ये बहुत, मतलब ये बहुत आपने सही बात कही है कि जब एक्टर के पास कुछ ना करने को होना, तब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट परफॉर्मेंसेस हमें समझ आती है कि वो एक लुक में तुम क्या, जैसे आपने बोला वो पैर हिला रहे हैं या जिस तरह से वो बैठे, जस्ट पॉस्चर वेयर ही इज जस्ट बीइंग द कैरेक्टर, आई थिंक दैट टेक्स अ लॉट, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द परफॉर्मेंस जो शौर्य में, और वो टोनालिटी की जो वो तो अलग ही लेवल का है, बट स्टिल अलग है 100%। बट मुझे लगता है ये ज्यादा, मुझे लिखने में भी वही लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है उसमें, जो कहानी जैसे वो ही जो बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है किरोस्तामी की फिल्म्स में। जैसे आफ्टर सन आप देखोगे, उसमें जो प्लॉटलेस फिल्म होती है ना, जैसे अचल की जो फिल्म है गामकगर, मुझे लगता है वो उसकी राइटिंग, अभिनव की परफॉर्मेंस, अचल की दोनों फिल्म में, दूही में भी और गामकगर में भी, पोखर में भी he has done brilliant job। पोखर में भी यस पोखर में भी बहुत कमाल किया उसने, और बहुत प्यारा बंदा है अभिनव। तो हाँ ये है, तो मैं अग्री करता हूँ उस चीज से कि वो जो दिख कर आए, वो डायलॉग बाजी वाली जो है ना, मैं कह रहा हूँ वो एक अलग, जैसे मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, जब मेरा सबसे बड़ा प्लेजर वही है कि मैं अमिताभ बच्चन के पुरानी फिल्म्स के डायलॉग देखता हूँ, वो है उसका एक इम्पैक्ट है उसका। बट अप्रिशिएट मैं मनोज सर की परफॉर्मेंस को भी उतने ही हद तक करता हूँ, है ना, जब वो बहुत नुआंस्ड जो चीजें करते हैं वो, तो 100% लाउड। अमेरिकन फिक्शन करके अभी एक फिल्म आई है, आपको मौका मिले तो देखना। उसमें वो समझाते हैं, बट मुझे तो उसमें वो समझाता है कि जॉनी वॉकर की 3 शराबें होती है, एक रेड लेबल होती है, ब्लैक लेबल होती है, ब्लू लेबल होती है। ब्लू लेबल सबसे महंगी है, रेड लेबल सबसे सस्ती है और एक्सेसिबल भी है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट वांट टू गेट ड्रंक। सो वो एक्सेसिबिलिटी की बात है, वो सिनेमा को लेके, परफॉर्मेंसेस को लेके, सब पे कि वो कहते हैं तो अभी एक रेड लेबल बना दे, वो किताब लिखता है उसमें, फिर तेरी ब्लू लेबल भी बिकेगी, पर ब्लू लेबल कम लोग लेंगे क्योंकि बहुत महंगी है। तो बहुत ही सुंदर सटायरिकल फिल्म है, एक स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा वो अमेरिकन फिक्शन। हाँ, और रिसेंटली इस साल के ऑस्कर में सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगी, और या फिर जो अभी आपने देखी हो उसमें से कौन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, या फिर आपको लगा कि ये यार देखना चाहिए सबको? जैसे एक मैंने अभी बोला अमेरिकन फिक्शन, मुझे लगता है पुअर थिंग्स, अगेन यॉर्गोस लैंथिमोस की सारी फिल्म्स, पुअर थिंग्स माइंड ब्लोइंग। क्या उसमें भी मार्क, सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ बिकॉज़ यॉर्गोस लैंथिमोस पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। तो वो जिस वे में न्यूडिटी को प्रेजेंट करते हैं सिनेमा में, फर्स्ट मूवी मैं अपना बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट मूवी देखा था डॉग टूथ, तो मुझे
मैं मतलब मुझे समझ नहीं आया था कि इसके बारे में मैं किससे बात करूं, मुझे बात करने वाले ही नहीं मिल रहे थे, हाँ क्योंकि हाँ, उनको बोलना मैं समझ पड़ेगा कि सकता मैंने हूँ। ये मूवी देखा हाँ, है। वो फिल्म रेकमेंड भी नहीं कर सकते नहीं कर कि यार तू क्या फिल्में देख रहा है यार, ये सब क्या चल रहा है। आपको बोलेंगे यार तू थोड़ा मतलब क्या अभी हाँ हाँ, घूम तू गया ठीक, क्या, हाँ तुम वही वही, उल्टा सीधा चीज नहीं देख रहे हो। नहीं समझता हूँ मैं। हाँ, तो न्यूडिटी को जो जिस वे में प्रेजेंट किया गया है, पुअर थिंग्स में भी जो प्रेजेंट किया गया है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि सिनेमा में इस वे में प्रेजेंट करना क्या कभी बॉलीवुड में, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल भी होगा, क्योंकि सीबीएफसी नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही आई थिंक बैन करके रखी हुई है कि आप फ्रंटल न्यूडिटी नहीं दिखा सकते, या इस टाइप का कुछ है, मुझे मुझे लगता है कि या फिर इन जनरल भी आपको क्या टेस्टफुली, लगता है न्यूडिटी का इन्फ्लुएंस? जैसे यहाँ पे भी अब ऐसा हो गया कि एड सेक्सुअल सीन्स फॉर इट टू गेट सोल्ड टू मेनी मोर पीपल, रीच टू मेनी मोर पीपल, करेक्ट। इस मॉडल पे बहुत लोग काम करते हैं, बट ये है कि आपकी इंटेंशन इज टू ऑब्जेक्टिफाई अ वुमेन्स बॉडी एंड टिटिलेट द ऑडियंसेस। जैसे पुअर थिंग्स में आई डोंट नो, बहुत बहुत सेक्स सीन्स हैं, काफी होंगे, 10-15 से तो ज्यादा ही होंगे। एक भी सीन में ना डायरेक्टर तुम्हें टिटिलेट कर रहा है, ना एक्टर्स, ना द वे इट्स शॉट, नोबडी इज ट्राइंग टू टिटिलेट यू, वो कहानी को सर्व कर रहा है। यस, वो फिल्म वो हर सीन कहानी को सर्व कर रहा है। वो तुम्हारे जैसे मुझे लगता है इंडियन फिल्म्स में जो लीना मैम है, उनकी जो फिल्म थी पार्स, उसमें जो राधिका आप्टे का सीन था, जो अगेन कंट्रोवर्सी में गया, बट वो फिल्म में इतना टेस्टफुली और इतना नेसेसरी है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट टाइम शी हैज फेल्ट अ टच ऑफ अ मैन एंड व्हाट इट फील्स, और वो इतना सुंदर सीन है ना। तो आई थिंक इट इज पॉसिबल। अगर हम रूल्स भी हटा देना, प्रॉब्लम ये है कि तुम टेस्टफुली नहीं करते, तुम ऑडियंस को टिटिलेट करने के लिए करते हो, which we see all around, objectifying women we see all around. जैसे एक फिल्म है in the realm of endless senses, so वो फिल्म जब आई थी तो it's about two people just having sex through the film, so people were like, why this acclaimed director is making a porno film, but you realize he's not titillating you, it's his commentary on cinema, कि तुम जो देखते हो ना वो तुम्हें बहुत गलत इंटेंशन से दिखाया जा रहा है, because as Tarantino says, sex violence sells. So it's that they are selling it to you. But मुझे Poor Things में, even Dogtooth में, मुझे लगा कि वो कहानी में जिस तरह से वीव होके, जिस तरह से शूट होके परफॉर्म हुआ है, वो मुझे अच्छे इंटेंट से आता है, ऐसा मुझे लगता है। बट हाँ, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, जिस तरह जा रही हैं चीजें पॉलिटिकली, बहुत सारी चीजें सेंसर हो रही हैं, तो वो न्यूडिटी तो पॉसिबल नहीं लगती मुझे। ओके, पर पता नहीं, हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो मैं वैसा है। इंटरप्ट कर दिया था थोड़ा यॉर्गोस लैंथिमोस पे, आप कंटिन्यू करिए जो आप बोल रहे थे। नहीं, अरे बात करते हैं ना यॉर्गोस लैंथिमोस पे, यार मुझे बहुत पसंद है उनकी फिल्म। हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वो रिकमेंड की थी, किलिंग ऑफ अ सेक्रेड डियर भी दिखाई थी लोगों को, और वो एंडिंग समझ में नहीं आई मेरे दोस्त को, जिसको मैं दिखाई थी कि एंडिंग क्या था यार, ऐसे करके। बट थिंक इज, और उसके पहले आपको वो लॉबस्टर, हाउ डिड यू लाइक लॉबस्टर का यार कांसेप्ट, उफ, क्या कमेंट्री है ना, कमेंट्री कितना खूबसूरत वे में कमेंट्री किया है, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन, सब चीज को वो एड्रेस कर लेती है मूवी। करेक्ट, बहुत कमाल है वो, और वो फिल्म कितनी एक्सेसिबल है। यस, उसमें नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि डॉगटूथ बहुत एक्सेसिबल नहीं है, बट आप लॉबस्टर दिखा सकते हो, और वो पसंद भी आई है लोगों को, देख रहे हैं, वो पूरा एंटरटेनिंग भी है, देख रहे हैं शुरू से अंत तक जी। और हाँ, मतलब एज अ कॉन्सेप्ट कितना अब्सर्ड है कि अगर 40 दिन में यू डोंट फाइंड अ पार्टनर तो तुम्हें कोई सी एनिमल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हमें पता है ये रियलिस्टिक नहीं है, बट यू बिलीव इट, एंड देन, और मुझे ऐसा लगता है कि कहानी तो सबको समझ आ जाएगी। फिर अगर तुम थोड़ा सिनेमा में ऑलरेडी इंडल्ज करते हो तो तुम्हें समझ आएगी कि एक्चुअली में किस बारे में बात हो रही है, टू अंडरस्टैंड द मेटाफर्स, टू अंडरस्टैंड द सिंबलिज्म। वंस यू डू दैट, नो, ओह, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, लाइक द वे इट टॉक्स अबाउट मैरिज, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। वो वाला सीन याद है आपको, जब वो स्टेज पे आके बोलती कि इनकी प्रॉब्लम चल रही थी, तो एक पॉलिसी है कि इनको बच्चा असाइन कर देते हैं। क्या फनी था वो, बहुत कमाल है, डायरेक्ट कमेंट्री है, शादी नहीं चल रहा है, बच्चा का, हाँ, बहुत बढ़िया था वो, बहुत बढ़िया। और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर भी है कि आप कोई भी चीज को आइडियोलॉजिकली अगर एक्सट्रीम वे में फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली विल लीड टू डिक्टेटरशिप ना। करेक्ट डिक्टेटरशिप लगता है गलत वर्ड हो गया यूज करने टाइम, अभी के टाइम, हाँ, इस टाइम पे तो अभी कुछ शायद इल्यूजन बना रहा है अभी तक हमारे यहाँ, बट हाँ ठीक है, देख लो आप। बट इवन इन पुअर थिंग्स उनकी जो कमेंट्री अबाउट वुमेन एंड फेमिनिज्म जो है, वो कितनी सुंदर तरीके से दिखाई है। ट्रीट द कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर,
एंड जेंडर बायसेस हमारे उन्होंने कैसे कॉल आउट किए उसमें, किस तरह से मार्क रफेलो का कैरेक्टर टर्न्स अराउंड, एट द सेम टाइम रामी यूसुफ का कैरेक्टर इज देयर टू क्रिएट अ बैलेंस, सो ही इज नॉट सेइंग मेन आर बैड और मेन आर गुड। वो बहुत सुंदर तरीके से, और वो कितना फैसिनेटिंग वर्ल्ड क्रिएट किया है। बट अब उस फिल्म को राइटिंग पे जो कहना चाहती है उस पे भी बहुत लंबी बात हो सकती है, क्राफ्ट पे भी बहुत, मुझे तो बहुत मजा है, बहुत कमाल। और लाए भी तो वो विलियम डेफो, मार्क रफेलो, एमा स्टोन। विलियम डेफो सर की एक मूवी थी एंटी क्राइस्ट करके, आपने देखी है सर? नहीं। अरे भाई अब देखना। वो अभी आप जो बोल रहे थे ना कि कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि किसी मूवी का आपने नाम लिया था, उसमें बोले थे कि बस उसमें सेक्स सीन्स और न्यूडिटी ही बस दिखाया। एंटी क्राइस्ट भी देखना, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि लास्ट सीन में बस स्पॉइलर है, तो वो आप देखना। तो ये हो गई बातें यॉर्गोस लैंथमोस पे। इसके अलावा कौन से फिल्म मेकर्स पे है जिसपे आप बात करना चाहते हैं, या फिर अभी रिसेंटली आपने उसकी कोई फिल्म देखी हो या फिर कोई मूवी रिकमेंड करना चाहते हो? उसी स्पेस में मैंने आरी अस्टर की शॉर्ट फिल्म अभी रिसेंटली देखी, समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द जॉनसन्स। अच्छा, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देखना। हाँ। अच्छा, और वो आरी अस्टर आल्सो आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स राइट नाउ वर्किंग। इंडियन सिनेरियो कौन सी, अभी तो हेरिडिटरी, मिडसॉमर बनाई थी, इसके बाद और बो इज अफ्रेड। हाँ, वोकिन फीनिक्स वाली बो इज अफ्रेड। वो अभी तक मैं नहीं देखा हूँ, उसका रिव्यूज भी उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, तो शायद मोटिवेशन आया नहीं देखने का। अभी तक मैं देखा नहीं हूँ। नाउ यू टेल मी। बहुत लंबी फिल्म भी है। हाँ, बहुत लंबी फिल्म है वो, 3 घंटे की फिल्म है, तो मैं भी थिएटर में जाके ही कमिट कर पाया उस फिल्म को। अच्छा, कि हाँ, आपको इन जनरल पसंद है क्या उनकी फिल्म मेकिंग? आई कैन फाइट फॉर मिडसॉमर विथ एनीवन। मिडसॉमर मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत पसंद है ना, तो वो इस चीज को लेके दोस्तों से कि यार तुमको क्या पसंद है, बट मुझे अच्छी लगी थी। वो भी फिल्म ऐसी है जो रेकमेंड नहीं कर सकते कि भाई ये तू क्या देख रहा है यार, ये सब क्या चल रहा है। बहुत पसंद आई थी। हेरिडिटरी मुझे ठीक लगी थी कि हाँ, आई वाज मतलब ठीक ठाक, बट मिडसॉमर की सिनेमेटोग्राफी बोलो या जो भी बोलो, मतलब पता नहीं, मैं मतलब खो चुका था, लॉस्ट हो चुका था। और वो जो 1 घंटे लगभग 45 मिनट्स के बाद जो वो एक ट्विस्ट आता है ना वहाँ पे जो होता है, वो आप मूवी देख के, मतलब ऑडियंस को बोल रहा हूँ, जो आप देखना जाके, बट वो मुझे बहुत फैसिनेट किया। आपका क्या, आपको कैसे? मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बो इज अफ्रेड इज लाइक मिडसॉमर स्टेरॉइड्स और दुनिया के सारे ड्रग्स ले लिए हैं, उसके बाद वो लिखी गई है, वैसी फिल्म है। तो वो वर्ल्ड, वो इट्स अ डिफिकल्ट वॉच, बट मुझे तो बहुत मजा आया था। मुझे कहीं पे लगी कि थोड़ी लंबी हो गई, बट अगेन वो एंड में जहां आके वो तुम्हें वापस जो अवेयर करवा जाते हैं, सेल्फ अवेयर करवा जाते हैं, बहुत कमाल है। और उसमें एक्सपेरिमेंटेशन ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म, ग्रैंड लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए ना उसमें, कि दिख रहा है तुम्हें कि प्रोड्यूसर के सारे पैसे लग गए हैं, बट बहुत सुंदर निकली। और उसमें भी वोकिन फीनिक्स की परफॉर्मेंस, शुरुआत में, कोई स्पॉइलर नहीं है, वो अपनी मम्मी से एक फोन पे बात कर रहा है जिसमें मम्मी की आवाज हमें बीच बीच में आ रही है, उसमें जो उनका इमोशन ट्रांजिशन होता है सिर्फ वो कॉन्वर्सेशन में, उसकी राइटिंग भी बहुत सुंदर है। और परफॉर्मेंसेस में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राइटिंग बहुत बहुत एविडेंटली एक ह्यूज रोल प्ले करती है, क्योंकि खराब राइटिंग को एक्टर कितना भी कन्विक्शन से करे, वो कहीं ना कहीं समझ आ ही जाएगा। जैसे मैं अभी जो कह रहा था, समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द जॉनसन्स, उसका ना सिर्फ फर्स्ट सीन जो आप देखोगे ना, उसी में आपको इतना क्रीप आउट कर देगी ना वो चीजें, आपको इतना अनकंफर्टेबल कर देता ना कि फिर रेस्ट ऑफ द फिल्म के लिए तुम रेडी हो जाते। उसमें परफॉर्मेंसेस, क्राफ्ट, राइटिंग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो वो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा फिल्म। बाकी फिल्म मेकर्स में तो मुझे बहुत कोरीदा बहुत पसंद है, हिरोकाजु कोरीदा। ओके कोरीदा जैसे प्रोनाउंस होते हैं वो। अब्बास कियारोस्तामी की हमने बात की, जाफर पनाही है, तारकोव्स्की, और तारकोव्स्की की आपको बेस्ट वर्क कौन सी लगी, जो भी आपने देखी हो उसमें से? मैंने बहुत 3 या 4 ही देखी है। मुझे मिरर सबसे ज्यादा, मिरर क्या एक बार में आपको समझ में आ गई थी? नहीं, एक बार में आ गई तो कहाँ से तारकोव्स्की सर की फिल्म में। पर वही मजा है ना यार उसका, कि तुम हर बार कुछ नया नया डिस्कवर करते हो हर बार, तो वो मजा आता है कि अच्छा हाँ, ये ऐसा भी तो हो सकता है। वो एक फन है। और मुझे अमित दत्ता सर जो इंडियन फिल्म मेकर है, नैनसुख, ये जो फिल्म बनाई थी वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे हाँ, और भी बड़े बहुत लोग हैं यार ऐसे रेकमेंड करने के लिए, तो हाँ, इस तरह की फिल्म्स
जिसमें ना सिंपल बात में कुछ लार्जर ट्रूथ अबाउट लाइफ कहा जाए, जो किरोस्तामी की हर फिल्म में होता है मेरे लिए पर्सनली, तो मुझे बहुत मजा आ जाता है। और वो एक एस्थेटिक भी है, ऑफ कोर्स एक एशियन एस्थेटिक है, एक इरानियन एस्थेटिक है, तो थोड़ी सिमिलैरिटीज है वहां पे भी। बट मैंने अभी बेलादार की वो देखी थी, द ट्यूरिन हॉर्स, और उनकी पहली फिल्म देखी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। ट्यूरिन हॉर्स भी जैसे बहुत स्ट्रेच किया गया है टाइम को, स्लो है, ये है वो है, बट कुछ कर जाती है वो, कुछ एक अलग, तुम्हें वो फिल्म देखने के पहले और उसके बाद तुम एक अलग इंसान हो, ऐसा मुझे लगता है, अगर तुम इंडल्ज कर पाए वो उनके प्रोसेस के साथ, तो ये है। ग्रेट ग्रेट, आई विल चेक इट आउट। फिनिक्स सर की, वॉकिन फिनिक्स सर की अभी जैसे बात हो रही थी, तो उनकी कौन सी परफॉर्मेंस आपको अभी तक की बेस्ट लगी है जोकर के अलावा? मुझे वो इज अफ्रेड में बहुत सही लगा, क्योंकि उनका कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ पैसिव है राइटिंग में, but still he keeps you engaged with small nuances and takes you on a journey with him. तो वो मुझे मास्टर 100%। मास्टर की पीटीए सर की मूवी, पॉल थॉमस एंडरसन सर की मूवीज जो है, उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? वो मैं बस ये एक खत्म कर रहा हूँ, भूल जाऊंगा मैं। वॉकिन फिनिक्स की और एक फिल्म है दैट ही वोंट गेट फार ऑन फुट करके एक फिल्म है, ओके, उसमें भी ही इज अ व्हीलचेयर, ही इज ऑन द व्हीलचेयर थ्रू द फिल्म, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस, मुझे बहुत पसंद है वो एज एन एक्टर। पॉल थॉमस एंडरसन की, जैसे मैंने अभी रिसेंटली लास्ट उनकी वो जो कौन सी आई थी, लिक्विड पिज़्ज़ा देखी, ओके, वो वही कर सकते हैं वो, कि वो क्राफ्ट कैसे होती है, वो कहानी, राइटिंग, डायरेक्शन बहुत, और बाकी जो सबसे पॉपुलर फिल्म्स है वो तो है ही, देयर विल बी ब्लड और ये सारी। मुझे लगता है कि द मास्टर का और बात होना चाहिए था, मतलब जिस हिसाब से देयर विल बी ब्लड जिस हिसाब से पॉपुलर हुई और फटी है, मास्टर में मुझे लगता है इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी दोनों की। फिलिप सेयदर हॉफमैन सर के बारे में भी उसकी बात नहीं हुई उस मूवी में। सो आपको अभी कुछ दिन पहले वरुण ग्रोवर सर आए थे चलचित्र टॉक्स में, ही आल्सो रिकमेंडेड दैट मूवी, एंड मुझे लगा कि यार कोई तो बात कर रहा है इसके बारे में, क्लोज टू मी। और एब्सर्डिटी पे भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं एक्चुअली ये मूवी के बारे में थोड़ा बात करना चाहा था कि मतलब ये मूवी देखने के बाद आपको क्या फील हुई थी द मास्टर, और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग दिस मूवी? तो मैंने ये आई थिंक बहुत कब आई थी ये फिल्म, मैंने बहुत पहले देखी थी ये फिल्म मास्टर। हाँ, काफी वक्त हो गया रहता हूँ मैं, इसको पता नहीं है, कुछ तो है इस मूवी को लेके, मैं रिविजिट करते रहता हूँ ये मूवी का कुछ। मैं तो मुझे बहुत वेगली याद है फिल्म, मैं बट मुझे ये था, आई थिंक दैट फिल्म वाज माय इंट्रोडक्शन टू पीटीए। वो मतलब मैं वो वाले फेज में था, सेल्फ लर्निंग वाले फेज में, जब मैंने देखी थी कि अच्छा चलो ये बहुत कहा जा रहा है, ये देखनी चाहिए फिल्म, दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू पीटीए। सो फिर मैंने पंच ड्रंक लव और वो सारी फिल्म देखी थी। उन्होंने इंडिया में डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जुनून करके, पॉल थॉमस एंडरसन ने, जुनून नाम है वो, मूवी पे बहुत लिमिटेड रिलीज हुई थी। वो भी मतलब अच्छी, बहुत फन थी वो फिल्म। तो मुझे इतना मेन स्ट्रीम के स्पेस में भी क्राफ्ट, जो अगर तुम अज्यूम कर रहे हो कि नहीं लगता है, एज अ न्यू फिल्म स्कूल गोइंग स्टूडेंट, मुझे लगता था कि अरे मेन स्ट्रीम में तो क्राफ्ट नहीं होता, आर्ट हाउस में ही सब होता है। फिंचर, स्कॉर्सेज़ी, स्पीलबर्ग, पीटीए, बड़ा भगवान लोग हैं ये लोग। और शायद वो एक्सेसिबिलिटी आसान हो ना, इस वजह से कभी कभी समझना है कि हाँ ठीक है इसमें क्या कर दिया, पर उसमें बहुत कुछ कर गए, वो सिंपल रख के बहुत कुछ कर गए। अगर मैं कोई बहुत ही ड्रास्टिक चॉइस ले लेता हूँ क्राफ्ट वाइज, तो तुम्हें लगेगा कि अरे हाँ ये तो बढ़िया है, बट अगर मैं सिर्फ कैमरा यहाँ से यहाँ क्यों मूव कर रहा हूँ इंटेंशन से, वो अगर तुम एक्सेसिबिलिटी के साथ कर सको, तो वो वहां, इसीलिए तो उनको कहते हैं कि उनको सिनेमा इतना अच्छे से समझ आता है ना, कि उनके ऐसे रगों में बहता है वो। तो वो मुझे उन फिल्म्स में थोड़ा समझना मैंने फिर से शुरू किया था जब मैं पढ़ रहा था तभी। तो हाँ, डू यू फील देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स एल पचिनो काइंड ऑफ एक्टिंग एंड रॉबर्ट डी नीरो काइंड ऑफ एक्टिंग? दोनों का एक्टिंग का जो अप्रोच है वो काफ़ी डिफरेंट आपको लगता है, या फिर क्या है आपको लेके? और दोनों की परफॉर्मेंसेस कौन सी बेस्ट लगी है? मैं इस पे आई डोंट थिंक मेरा ओपिनियन दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा इन्फॉर्म्ड नहीं होगा ओपिनियन ज्यादा, मैंने बहुत कम चीजें देखी है। बट मुझे लगता है कि अगर एट द एंड वर्क कर रहा है तुम्हारे लिए पर्सनली,
और ऑफ कोर्स डायरेक्टर के लिए तब जाके वो तुम तक पहुंची है चीज, सो देन इट्स फाइन। जैसे बहुत डिबेट्स होती हैं कि कौन सी मेथड एक्टिंग करनी चाहिए, कि क्या करना चाहिए, प्रोसेस ये वो। मैं कह रहा हूँ बहुत डीप डीप चीजें हैं, एक बार ऊपर से सारी देख तो लो, फिर देखो तुम्हें क्या अडेप्ट करना है। और हो सकता है तुम सारी चीजें एज एन एक्टर रिजेक्ट कर दो, और वो तुम्हारी प्रोसेस है। आई एम सेइंग एट द एंड तुम्हें बस समझना है कि मेरा ये जो फिल्म मेकिंग है उसमें एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज अ साउंड इंजीनियर, साउंड डिजाइनर, क्या काम है तुम्हारा, और वो मैं उसको सबसे बेस्ट तरीके से कैसे सर्व कर सकता हूँ मेरी स्कूल ऑफ सिनेमा से आके। तो अगर दोनों का अप्रोच, मुझे लगता है परफॉर्मेंसेस वाइज तो मुझे रेजिंग बुल में आई हेटेड रॉबर्ट डे नीरो एंड आई वाज लाइक दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि मैंने ना क्या देखा था, रेजिंग बुल देखी थी, फिर एक दिन का गैप लिया था, फिर मैंने द इंटर्न देखी थी। जो हाँ, और मैं रॉबर्ट डे नीरो को मैंने कहा अरे यार हाउ स्वीट, सो वो रेंज मैंने वैसे डिस्कवर हुई थी मेरी। तो हाँ यार, दोनों लेजेंड्स है, क्या ही बोलेंगे उनके बारे में, ऐसी बात। कोई ऐसा फिल्म या कोई ऐसा परफॉर्मेंस या कुछ भी ऐसा जो आपको लगा होगा कि हाँ ठीक ठाक है, बट लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा की, अगर आप बताना चाहे तो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ओवररेटेड नहीं, परफॉर्मेंस क्यों ही ओवररेटेड मतलब होता है ना, परफॉर्मेंस, कुछ मूवीज यार आपके लिए वर्क नहीं करती है, बाकी लोग जितना भी बोले। हाँ तो वैसी हाँ आपकी हाँ हाँ होता है, बट अब ठीक है चलो बोल देते हैं। मुझे ना जब मैंने पैरासाइट देखी मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म, ठीक है, बट मुझे जो हाइप जितना हुआ था ना, शायद मुझे वो तब समझ नहीं आया, या अब तक नहीं आता कि आई गेट इट, but I feel personally in my subjective experience there are other films which have moved me more. Okay. Subjectively, just as an audience कह रहा हूँ मैं। पर जैसे उनकी ओक्ता थी जो फिल्म बॉन्ग जून हो की, वो भी मुझे उनका मेमोरीज ऑफ अ मर्डर वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स मुझे लगती है। क्या फिल्म है वो, बहुत कमाल, उसका एंड अरे बहुत बढ़िया। तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी फिल्म थी, पर वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने थोड़ी यहाँ पे थोड़ी लेट रिलीज हुई थी, तो इतना हवा हो गया था ना कि तुम ऐसे जा ही इतने एक्सपेक्टेशन से जा रहे हो, और फिर तो वो डिफिकल्ट हो, तो फेयर ही नहीं है वो फिल्म पे। तो वो मुझे पैरासाइट का लगा था। बाकी यहाँ पे बॉलीवुड में तो बहुत सारी फिल्म मुझे लगता है कि अरे ये क्या है, इतना तो कुछ था भी नहीं, हाँ ना। तो हाँ वो आए दिन होता रहता है वो। हाँ, अभी इन जनरली ऐसी पॉपुलर मूवीज की मैं बात कर रहा था, और मुझे भी ये चीज़ आप जो बोले ना, वो एक्चुअली मुझे भी यही चीज़ लगती है। अगर कोई मूवी के बारे में अभी मैं आपको हाइप अप कर दूं तो आपका एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मे बी हाई चांसेस है यू विल बी डिसअपॉइंटेड कंपेयर टू अगर आप बिना कुछ। तो मेरा पैरासाइट के साथ जो एक्सपीरियंस था, मैं बस देखा था कि कुछ अवार्ड्स वगैरह में चर्चा हो रहा था उस पर, बट ऑस्कर में नॉमिनेशन वगैरह कुछ आया नहीं था अभी तक। तो उस टाइम मैंने देखा था तो मुझे बहुत हिट की थी, और फिर जब ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ तो लगा यार अरे मैं पहले देखा था, मुझे क्या बात है, हाँ अच्छा लगना, वो एक होता सही है, बढ़िया है। हाँ, बट वो वैसा बहुत ऑब्वियसली वो हो ही जाएगा, पर मुझे वो फोमो फिर मैं अब मैं ना कॉन्शियसली डिसाइड करता हूँ कि अच्छा अभी हाइप चल रहा है ना, और अभी टाइम नहीं मिला तुरंत देखने का, तो थोड़ा टाइम ले लो, जब थोड़ी बातें शांत हो जाएगी फिर जाके देखेंगे, कि हम देख पाए यार फिल्म को अच्छे से देख पाए, उसको इन इटसेल्फ हम समझ पाए वैसा। चलिए, तो वर्ल्ड सिनेमा तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, अब आते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के ऊपर। तो रीजनल सिनेमा इंडिया में आप बताइए, अभी मलयालम पे थोड़ी देर बाद आएंगे, उसके अलावा बताइए कि कौन सी मूवीज़ जो देख के आपको लगी थी। एक तो मैथिली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमने बात की, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री बोलना शायद सही नहीं होगा, बिहार से जो भी अचल मिश्रा की मूवीज़ या पार्थ अवसर की मूवीज़, ये सब तो देख के मतलब एक नया ही डायमेंशन मिला था, और वो देखने मतलब कायरोस्टोमी का फील आया था कि जिस तरह से वो ईरान दिखा रहे उस तरह से मैंने दरभंगा को देखा था एज ए कैरेक्टर, उसमें मूवी में दिखाया गया था। तो इसके अलावा आप कौन सी रीजनल मूवीज़ देखे हो या पहले देखे होगे जो देख के लगा था कि यार ये कुछ नया हो रहा है? तो ये अचल दोस्त भी है, तो उसकी तो मैं अभी उसने और एक फिल्म बनाई है रीरी, उसके बाद और एक आ रही है, काफी बढ़िया लगता है मुझे उसकी सेंसिबिलिटीज, द वे ही मेक्स फिल्म। पार ऐसे पोकर के दोनों पार, शिशिर झा की भी एक फिल्म थी द टॉर्टोइज अंडर द अर्थ करके, वो भी बहुत ब्रेक करती है नॉर्म्स को, मुझे वो भी देख के बहुत अच्छा लगा था। रीजनल सिनेमा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे अगर मलयालम पे ना भी जाए हम, मुझे लगता है कोई ऐसी, जैसे एक मराठी फिल्म है कच्चा लिंबू करके, जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, मैं
सचिन खेड़ेकर हैं उसमें, और मैं उनका एक्टर का नाम भूल रहा हूँ। बहुत कमाल फिल्म लगी थी मुझे। वो फिल्म मुझे देखने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी। जब आप ट्रेलर देखेंगे ना जब, तो आपको समझ आएगा कि क्यों। वो है जो जितना हम हमारे स्पेस में टच कर सकते हैं डॉग टूथ को, उतनी अनकंफर्टेबल बात होती है उस फिल्म में। तो और द गुड रोड करके बहुत टाइम पहले एक गुजराती फिल्म आई थी, वो मुझे काफी अच्छी लगी थी। चिल्लो फिल्म शो मुझे अच्छी इन इटसेल्फ अच्छी लगी थी, पर वो उतना हाइप भी था और मैंने थोड़ी गलत उसकी वो देखी थी नामदेव भाऊ, पैन नलिन सर की या जुगाड़ की कह रहे हो आप? नहीं, चेलो शो की जिसके ऊपर बेस्ड है, जिसके बारे में बोला गया कि सिनेमा पैराडाइस। वो देखी थी आपने? सिनेमा पैराडाइस देखी थी? हाँ मैंने देखी थी। उसके बाद देखी थी। तो मैंने अभी तक चेलो शो नहीं देखा है, तो क्या कितना डिफरेंट है दोनों, या फिर इट इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट? आप देखिए आप यू डिस्कवर दैट ऑन योर ओन। आपने सिनेमा पैराडाइस तो देख लिया ना? हाँ, वो बहुत पहले ही देखी थी। हाँ, ओड टू सिनेमा है ना दोनों फिल्म्स, और दोनों में चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट है। तो वो वैसा है कि अरे 8 माइल और गली बॉय सेम है। अरे मतलब मिलियो अलग है बहुत सारे पैरेलल ड्रॉस। हाँ, तो वो हम सब फिल्म्स में कर ही पाएंगे वैसे तो हाँ। बट मलयालम फिल्म्स तो मतलब कुंभलंगी नाइट्स, सुपर डिलक्स और फरहाद फासिल की मैंने जितनी देखी है ना, मुझे सारी फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। उनकी बीच में कौन सी आई थी? जोजी जो आई थी, माइंड ब्लोइंग। क्या उसी टाइम मैंने फरहाद फासिल को डिस्कवर किया था एंड आई वॉच्ड जोजी, आई वाज ब्लोन अवे। फिर अभी मंजूमलम बॉयज आई थी। हाँ, मंजूमलम बॉयज आपने देखी? मैंने देखी। सैडली यहाँ पे रिलीज नहीं हुई अभी तक, या कोलकाता में रिलीज ही नहीं होती है ना इधर तो ओरिजिनल। अच्छा, ओके। वो कांतारा टाइप की अगर बहुत हाइप हुई तभी जाके यहाँ रिलीज होती है, नहीं तो नहीं होती। अच्छा, हाँ, ओके। बट आई थिंक वो नेटफ्लिक्स या प्राइम पे कहीं ना कहीं तो आ जाएगी मंजू। हाँ, आ जाएगी, उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। ब्रह्म युगम आई तो मैंने देखा सोनी लिव पे। मेरी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मेरी बच गई यार। ब्रह्मयुगम थिएटर में मिस कर दी। सर अभी बात कर रहे हो, सॉरी वार्थ, अभी आप देख रहे हो ब्रह्मयुगम पे बात हो रही है, और बॉलीवुड में अगर अभी आप बोलेंगे तो आप घूम फिर के पता है कौन सा रेफरेंस दोगे? तुम्बाड़ का ही रेफरेंस दोगे। तुम्बाड़ के बाद उस लेवल का जो बॉलीवुड नहीं है, जो बॉलीवुड जरा भी नहीं है। तुम्बाड़ बहुत कमाल लगी थी मुझे। अच्छा यार, अच्छी फिल्म आपने याद दिलाई, बहुत सही लगी थी मुझे तुम्बाड़। बट ब्रह्मयुगम मैं देखूंगा, जल्दी देखूंगा, मुझे भी देखनी है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे राम रेड्डी की तिथि और टाइम हो गया, वो माइंड ब्लोइंग मूवी है। डिसाइबल और कोड भी मैंने जैसे बोला जब शुरुआत के दिनों में, वो दोनों फिल्म भी मुझे अगेन बहुत पसंद आई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी बहुत कुछ देखा यार, मैं भूल रहा हूँ चीजें। आप बताइए कुछ और रीजनल सिनेमा अगर मैंने देखा होगा तो। मलयालम में ही मैंने कुछ दिन पहले रोमांचम एक देखी थी। रोमांचम का ही मेकर्स ने अभी एक आवेशम करके बनाई है फहद फासिल की, जो अभी थिएटर्स में लगी है, यहाँ नहीं लगी। अच्छा, ओके। आई एम स्टिल वेटिंग। मैं देखता हूँ। और उसका बहुत अभी रेविंग रिव्यूज आ रहा है आवेशम का। फहद फासिल की है, बहुत अलग वे में प्रेजेंट किया गया है। तो आपको अगर आप देख के बताना चाहो, अगर आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है कि वाई मतलब रीज़न क्या है, वाई वी आर टॉकिंग सो, मतलब जितना एक्साइटमेंट के साथ हम लोग यॉर्गस के बारे में बात कर रहे थे, उतना ही एक्साइटमेंट के साथ हम लोग मलयालम सिनेमा के बारे में बात कर रहे थे, बट वही हिंदी सिनेमा आता है तो हम पास कर दे रहे हैं। तो वाई डू यू फील देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मलयालम सिनेमा एंड द अदर रीजनल सिनेमास? I think the pressure to recover huge amounts of money and appeal to everyone, whoever is there in the entire diaspora, तो उसकी वजह से वो सिस्टम ऐसा हो गया कि तुम स्पेसिफिक तरह की चीजें ही करना चाहते हो, कर रहे हो और करते रहोगे, और वो भी पैटर्न ना इवेंचुअली बदलेंगी, चेंज होती रहेंगी, वैसी चीजें। बट इसीलिए एक्साइटिंग चीजें नहीं हो पा रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टार वैल्यू डायरेक्टर वैल्यू से ज्यादा है, कहानियों से ज्यादा है, और वो बीच बीच में कुछ फिल्म्स आती हैं जो पैटर्न को थोड़ा ब्रेक करती है, या एटलीस्ट जैसे अभी आई थी लापता लेडीज, बड़े बड़े नाम एसोसिएटेड, किरण राव, आमिर खान, बट कितनी सुंदर फिल्म है, बहुत मजा आया मुझे, बहुत एंटरटेनिंग लगी फिल्म। तो वो है, तो वैसे ऑफकोर्स होती हैं चीजें, बट बहुत कम मात्रा में होती है। वहां पे कैसा है, प्रेशर नहीं है ना, मतलब ऑफकोर्स, बट वहां पे आई डोंट नो, आई एम नॉट informed enough or qualified enough to comment on why the system is such,
that so much of new kind of cinema is coming from smaller places, smaller regions than from the hub जहाँ से सबसे ज्यादा फिल्म्स प्रोड्यूस होके बाहर जा रही है. आई थिंक अनुराग कश्यप सर का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो फिल्म्स बन रही है, जो बना रहे हैं, उनके रेफरेंस पॉइंट्स आर वो टेस्ट रूम्स और स्क्रीनिंग्स में बड़े हुए हैं. और मलयालम सिनेमा और अलग रीजन सिनेमा में वो जिंदगी जी के ट्रायल रूम्स उन्होंने ये किया था, बैश किया था पूरा, एग्जांपल देके बता दिया था कि मैड मैक्स की कॉपी शमशेरा है और ये सब करके. वहाँ पे जो है वो ग्राउंडेड रहते हैं सब्जेक्ट. करेक्ट. तो आई थिंक वो एक रीजन हो सकता है, बट अगेन ही इज that's what he said. तो मुझे याद आया, तो शायद वो रीजन हो. बट मुझे ऐसा लगता है कि let the borders be away only. फिल्म जहां से भी बन रही हो उसको देख के मजा आना चाहिए. और ठीक है, हिंदी में अगर आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा एक्साइटिंग सिनेमा, नहीं बन रहा, पर पूरे देश में हम इतना बड़ा, हम सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करते हैं दुनिया भर. और मैं कह रहा हूँ लीव द कंट्री एज वेल ना, लेट्स सी फिल्म्स फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब. जैसे हमें पिछले साल जॉयलैंड आई थी पाकिस्तान. यस ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल. क्या फिल्म है, ब्यूटीफुल फिल्म. एंड डिड आई फील I'm also very liberal in but still did it matter that it came from a country we are always feeling like we are in conflict with? No, I could definitely relate to each and every character because film इतनी यूनिवर्सल है और हमारा मिलियू बहुत सिमिलर है. इंडिया पाकिस्तान का जो मिलियू है वो इतना सिमिलर है कि that patriarch of the house saying कि नहीं आप चले जाइए to someone he could have found love in. It's so relatable and so true. बहुत सुंदर फिल्म थी वो. तो हाँ, आई थिंक बॉर्डर्स और ये यहाँ की फिल्म है, वहाँ की फिल्म है, वो सिनेमा में जाने देता है. अगर हमें एक फाइट चल रही थी ना कि अरे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्यों नहीं आने दे रहे, एटसेट्रा, तो फिर वो मलयालम सिनेमा, हिंदी सिनेमा, सिर्फ लैंग्वेज अलग है, सिनेमा है, मुझे ऐसा लगता है. तो हाँ वैसा. और मलयालम सिनेमा में कुछ अगर आप बताना चाहें या फिर हम लोग कुछ और मूवीज मुझे याद नहीं आ रही है. लीजो जोसे पेलिसेरी सर, बहुत अच्छा नाम लेने में. मैंने चुरुली नहीं देखी है. लीजो जो आपको चुरुली नहीं देखी है, देखनी चाहिए. मैं देखता हूँ, आई रिकमेंड. डन वो कब से देखनी, मैं वो पक्का देखूंगा. उनकी वो उसकी जो रिएक्शन आया. अरे आप पहले मुझे सर मत बोलो यार, वेदारी बोलो. ये नेमिल सर के साथ भी हुआ था. वो स्टार्टिंग में ही सर बोल दिया मैं, उसके बाद वो कितना भी बोल रहे हैं, मैं हमारा वायरिंग वैसा हो जाता है ना कि स्विच नहीं कर पाता हूँ. तो वार चुरली वो काफी पोलराइजिंग ओपिनियन आया था. फिर अभी जो लेटेस्ट उनकी आई है मोहनलाल सर के साथ ना, नान पकल, नहीं मामूटी सर के साथ आई है. वो आई थिंक वो अभी आई थिंक बाहर नहीं आई है. हाँ रिलीज हुई है, बट रिलीज हो चुकी है. मोहन सर के साथ अभी आई है, उसके पहले मामूटी सर के साथ आई थी. वो मैंने देखी है. नान पकल तो बहुत वो भी बढ़िया, बहुत बढ़िया. पूरा मूवी आपको ड्रीम जैसा फील. और उसमें साउंड डिजाइन कितना सुंदर यूज किया है. जो म्यूजिक आता है is basically the best stereo in my interpretation of the film. I think अभी जो फिल्म आई है वो जो हमारे साथ जो प्रोड्यूसर काम करती है योशिता, उसने देखी. अभी चंडीगढ़ में फिल्म फेस्टिवल हुआ था एक, तो वहां पे उसने वो लीजो सर की जो अभी वाली फिल्म थी वो देखी. होपफुली जब आएगी मैं भी देखूंगा. बट इवन जलीकट्टू, एंड वो एंड में वो कितना एब्स्ट्रैक्शन में चला जाता है, where he creates that image where people are climbing on top and you buy it. एक दूसरे को ऊपर पाइल अप होते जा रहे हैं. करेक्ट. तो वो बहुत सुंदर ट्रांजिशन फ्रॉम हार्डकोर रियलिस्टिक फिल्म टू दैट, वो मुझे बहुत कमाल लगी थी. उनकी लॉन्ग वन टेक शॉट, इम्पॉसिबल वन टेक शॉट, बाप रे, बहुत कमाल. इमायू वन ऑफ द वेरी अंडररेटेड वर्क्स. कोई बात कर रहा है के बारे में. बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत सुंदर. और ये मैं कह रहा हूँ कि प्रोसेस और जो रिचुअल्स आप फॉलो करते हो डेथ में, वो कंप्लीटली अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गो फ्रॉम, व्हिच रिलीजन यू बिलोंग टू. पर वो जो चीज है ना कि लोग बाहर आए हैं तो मैं अंदर से बाहर जाके रोऊंगी टू शो देम दैट आई एम ग्रीविंग, वो कितनी इट्स सो ट्रू टू ह्यूमन बीइंग्स. तो वही बहुत कमाल लगती है मुझे. इमायो मुझे बहुत वन ऑफ हिज बेस्ट लगती है मुझे. अगेन अंडररेटेड लगती है. उनकी ही फिल्मोग्राफी में अंडररेटेड लगती है. तो हाँ ओके. तो म्यूजिक, अभी जैसे साउंड डिजाइन का आपने बात किया, तो
कोई ऐसी मूवी जिसमें आपको साउंड डिज़ाइन काफ़ी अलग लगा था? जैसे मैंने साउंड ऑफ मेटल आई थी जिसको, हाँ, बहुत बहुत उसका कमाल लगी। साउंड डिज़ाइन मैंने ना बहुत बड़ी गलती की थी, मैं स्पीकर पे पहले देखा था, उसके बाद फिर मुझे किसी ने बोला कि वॉच इट विथ ईयरफोन्स के साथ जब मैंने देखा ना, तब उसका वो समझ में आया कि वो क्या साउंड के साथ क्या खेला है। करेक्ट, इसी वे में करेक्ट। आपको साउंड डिज़ाइन या म्यूज़िक बेस्ड हैवी मूवी कोई ऐसी लगी या अभी कोई आई याद थिंक हो ऐसी? अ क्वाइट प्लेस, जो बहुत yes. एविडेंटली आप उसके स्क्रीन प्ले में भी ना, उसमें बहुत सारे ऐसा कि पूरे पेज स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट मूवी। हाँ, अच्छा। हाँ, एंड इट्स इससे क्या फ़ायदा होता है मुझे बताइए, और क्यों पढ़ना चाहिए हर फिल्म मेकर को? अगर आपको फिल्म समझनी है कि क्या क्या चीज है आर्टिस्ट ने ऐड की है और कैसे ट्रांसलेट हुआ ये सीन, जैसे लिखते हैं, जो फॉर्मेट होता है स्क्रीन प्ले का कि इंटीरियर पुलिस स्टेशन नाइट, अ कॉप इज वेटिंग फॉर समवन टू कम, लाइन इतनी लिखी है। अब हम पुलिस स्टेशन कहाँ से देखते हैं, रात का क्या वक्त है, लाइट कहाँ से आ रही है, एक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है, कैमरा मूव कर रहा है, स्टैटिक है, कैमरा कहाँ है, ये सारे डिसीजन सेट पे बने हैं या प्री प्रोडक्शन में बने हैं। तो जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि अच्छा लिखा क्या गया है। और राइटिंग में भी द स्क्रिप्ट हैज टू बी एंगेजिंग इनफ फॉर दोस 200 पीपल हु आर वर्किंग ऑन द फिल्म, फॉर देम टू इंडल्ज मोर, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पब्लिक को नहीं जाता है, वो आपकी ब्लूप्रिंट है उसके आसपास। आई थिंक स्क्रीन प्ले पढ़ने से वो अंडरस्टैंडिंग, जैसे आफ्टर संगीत में जो मैं बात कर रहा था ना, कि स्क्रीन प्ले में जो स्ट्रक्चर है कहानी का, फिल्म का, वो एडिट में पूरा चेंज हुआ है या डायरेक्शन में पूरा चेंज हुआ, सीन यहाँ से वहां। और मतलब जो मोन्टाज थियरी होती है कि 2 शॉट्स पुट टुगेदर क्रिएट अ थर्ड मीनिंग, तो इसमें से 2 सीन्स पुट टुगेदर क्रिएट अ थर्ड मीनिंग। जो पेपर पे कर रहे थे in a vague abstract way, it's still happening, but even in a better sense when the scenes are switched. So all these things you start discovering, and also when you want to write screenplays, it's good. But अगर कोई नॉवेल लिखनी है तो ऐसे कहते हैं नॉवेल पढ़ो, फिल्म मेकर बनना है तो फिल्में देखो, स्क्रीन राइटर बनना है तो स्क्रीन प्ले पढ़ो। तो वो बहुत अलग अलग तरीके से आपको हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बहुत फैसिनेटिंग भी लगता है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ कि मैंने ब्लू इमेजिन किया था मेरे दिमाग में, बट इन्होंने ये पूरा रेड पे शूट किया है। कलर्स वाइज मैं कह रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वैसा कि हाउ वुड यू ट्रीट दिस सीन डिफरेंटली। हाँ, तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। किस्लोस्की सर की फिल्मोग्राफी आपने देखी होगी, ब्लू रेड वाइट, उसमें बस वही देखा है मैंने। मैंने वो ट्रिलॉजी ही देखी है, मैंने उनकी ज्यादा फिल्म्स नहीं देखी है, पर मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा वो, क्योंकि वो 3 फिल्म्स तो बहुत ज्यादा ही कमाल लगी थी मुझे। सबको ब्लू बहुत ज्यादा पसंद आती है, मुझे फॉर सम रीजन जब मैंने देखी थी मुझे रेड बहुत ज्यादा, मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं थी। मुझे थोड़ी मुझे भी रेड अच्छी लगी थी, अपील ज्यादा कर गई थी वैसा थी। तो हाँ, उनकी फिल्मोग्राफी मुझे डिस्कवर करनी है अभी। और ग्रेट। और कोई फिल्म मेकर्स जिसके बारे में आप बात करना चाहो या रिकमेंड करना चाहो? अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो वैसा बता सकते हैं। जैसे जापानीज फिल्म मेकर जो बड़े बड़े हैं वो है ही, जैसे मैं अभी बहुत ज्यादा कोरेदा देख रहा हूँ, हिरोकाजु कोरेदा, तो उनकी फिल्म्स, उनकी फिल्मोग्राफी। ईरान में, अरे हाँ, एक लैलास ब्रदर्स करके एक फिल्म आई, मैं आई एम सो सॉरी, मैं वो डायरेक्टर का नाम भूल गया। वो फिल्म मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा। माइंड ब्लो कर दिया था वो फिल्म ने मेरा। सॉरी, मैं डायरेक्टर का नाम भूल गया। It's okay, लगा देंगे यहाँ पे सर्च। हाँ, बढ़िया। असगर फरहादी सर की फिल्म्स, ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ हिज फिल्मोग्राफी। हाउ डिड यू लाइक हीरो कैसी लगी आपको उनकी जो? मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार। मेरा बहुत बायस है उनके लिए, तो आई नो काफी है, बट मुझे अंडरवेलिंग लगी थी हीरो काफी। हाँ, बट इन कंपैरिजन टू हिज हो गया होगा, बट जो भी है। जैसे वो सेल्समैन में, तुम्हें जब वो आपने देखी हुई ना, तो मैं मेरी बेस्ट स्पॉइलर अलर्ट, बेस्ट है सेल्समैन मेरी, फरहादी सर की बेस्ट है अभी तक की। करेक्ट। तो वो उसके बाद हाँ, थोड़ी अंडरवेलमिंग लगी थी मुझे भी हीरो, बट अगेन वेरी वेरी ब्यूटिफुली डन, एंड you just can't figure out where things are going, and each character, each layer explored in that character is just mind blowing. मुझे नोआ बॉम्बैक की फिल्म्स बहुत पसंद है। अच्छा। स्क्विड एंड द व्हेल, मैरिज स्टोरी, बहुत बहुत कमाल लगती है मुझे उनकी राइटिंग और उनकी फिल्म्स। मैं ऐसे के नाम सोच रहा हूँ जो यूजुअली जो सिर्फ स्पेसिफिक टू मी है, जैसे
ओंकार वाई है, ये सारे नाम पता है। कुछ ऐसे फिल्म मेकर जो मैंने डिस्कवर किए हो। और एक फिल्म है आईडी करके, इंडियन फिल्म है, Yes, yes, मैं फिर yes. से डायरेक्टर का नाम बोल रहा हूँ, बहुत कमाल लगी थी मुझे वो फिल्म भी। तो है यार, ऐसे बहुत बहुत सारी चीज है। मुझे कुछ याद आएगा ना तो मैं आपको टेक्स्ट हाँ कर हाँ, दूंगा वो कि ये आप प्लीज कहीं पे कुछ कन्वर्सेशन के डाल बीच सके। में भी अगर याद आए तो आप रोक के मुझे बता सकते हो, नो इशू। डन 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 हाँ, डन इसके डन बाद डन अभी डन। हम लोग थोड़ा बुक्स पे आते हैं। बुक्स का आपका क्या है, पढ़ा आप बुक्स पढ़ते हो या फिर मतलब वेरोसियस रीडर हो या फिर नॉर्मली पढ़ते हो, क्या क्या सीन है बुक्स का? जितना मुझे पढ़ना चाहिए मैं उससे आधा भी नहीं पढ़ता हूँ। मैं भी बहुत स्ट्रगल रिलेटेड कर रहा पढ़ते हूँ हो? किताबों के साथ। किस टाइप के हाँ, आपके पसंद किस टाइप के बुक्स हैं और किस टाइप का आप पढ़ रहे हो? मेरा वोकैबुलरी बुक्स को लेके इतना अच्छा हुआ ही नहीं कि मैं डिस्कवर कर पाऊँ कि मुझे किस तरह की किताबें पसंद है। मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी है और मैं बहुत एविडेंटली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं और चीजें पढूं, और चीजें पढूं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, दोस्तोव्स्की की। मैंने लास्ट वीक स्टार्ट की, मैंने भी पढ़ना सेम। आपने सेम? बताना मुझे कैसा लगा आपको। हाँ श्योर। हाँ, तो वो था। उसके बाद वो चल रही है अभी किताब। मैंने उसके पहले कौन सी पढ़ी थी, मैंने चीड़ों पे चांदनी पढ़ी थी मैंने, निर्मल वर्मा का एक ट्रैवलॉग है, वो जर्मनी गए थे तो वो पढ़ा था मैंने। प्रेमचंद पढ़ा है। उसके बाद और क्या पढ़ा है मैंने, ट्यूजडेज विद मौरी, वो एक मेरी बहुत एविडेंट मेमोरी है मिच एल्बम की, जो मुझे एक पहली किताब थी जो मेरे दिमाग में रह गई है। बट हाँ, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, किरोस्तामी सर की जो लेसन्स विद किरोस्तामी, स्टोरी बाय रॉबर्ट मेकी, ये फिल्म रिलेटेड चीज है जो मैंने पढ़ रखी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ ऑफ कोर्स कामू की किताबें, जैसे मैंने आउटसाइडर या द स्ट्रेंजर, दो नाम है उसके। पोइट्री जैसे तरकश अभी पढ़ के खत्म की मैंने, जावेद। तो वो पोइट्री का इंस्पिरेशन, पोइट्री आसान नहीं है लिखना। मैंने भी कोशिश की, मैं नहीं लिख देता हूँ, ना कोई है ना कुछ धुन रहता है, बस जो फील करता हूँ मैं लिखते जाता हूँ। बस वही है। तो तरकश अभी मैंने रिविजिट की थी फिर से, जावेद अख्तर साहब मैं बीच जावेद अख्तर साहब की, साहिर साहब की एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, वो मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ। तो क्विक रीड है ना, थोड़ा अब वही अटेंशन स्पैन की भी बात हो गई है। तो वो है। पर या फिर फिजिकल? नहीं, फिजिकल बुक ही। तो ट्राई कर रहा हूँ मैं कि और ज्यादा किताबें पढूं, क्योंकि वहां से इट स्पार्क्स योर इमेजिनेशन ना। इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो when a writer writes the most beautiful man in the world, I imagine the most beautiful man or a woman in my head. Yes. You imagine someone else. But फिल्म में वो definitive हो जाता है कि यही है, देखो तुम। तो वो सुंदर लगता है मुझे। मुराकामी पढ़ी आपने? मुराकामी की बुक्स? अरे हाँ, मैंने ये पढ़ी है उनकी, आफ्टर डार्क या आफ्टर नाइट, आफ्टर डार्क। क्या सिनेमैटिक लिखते हैं यार वो। मतलब लिटरली उसमें तो बोलते हैं वो कि कैमरा गोज टू द बर्ड्स आई व्यू एंड सीज द कैरेक्टर वॉकिंग लाइक अ स्मॉल एंट इन द सिटी ऑफ टोक्यो। मैं कहा बढ़िया है यार, ये तो अडेप्टेशन भी नहीं करना पड़ेगा, तो स्क्रीन पे लिख के दे दिया उन्होंने। हाँ, वो पढ़ी है मैंने उनकी। मुझे ये पढ़नी है उनकी, मैन विदाउट वुमेन मैंने पढ़ी है। ओह इट्स ब्यूटीफुल। कैसी है वो? बहुत मस्त। और वहीं से अगर वो आपने पढ़ी होती तो मेरा उस पे क्वेश्चंस था, इसीलिए मैं वो पूछा था। बट खैर उसको जनरल वे में पूछना चाहता हूँ। हाँ नहीं, वो जो एसेंस है क्वेश्चन का वो मैं कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता हूँ। कि जैसे आपने गहराइयाँ देखी, सो नहीं देखी है मैंने। अच्छा, गहराइयाँ भी नहीं, मैंने गहराइयाँ नहीं देखी, सॉरी। तो आपने ये इजाजत देखी होगी नसरुद्दीन शाह सर की, या फिर पता होगा एटलीस्ट की प्लॉट क्या है। तो तो मेरा क्वेश्चन, आप मुराकामी पढ़ना तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों ये दोनों मूवी का ही एग्जांपल लिया था। तो हाँ, जिसमें कि क्या होता है कि जो अफेयर हुआ या फिर ये सब चीज़ को लेके जो मूवीज बनती है उसमें कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेंस दिखता है और उस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया जाता है मेल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से मुराकामी को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। तो व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट कि मोरालिटी होना चाहिए कहानी में, या फिर क्या मतलब अब मैं एनिमल पे नहीं जा रहा हूँ, बट एनिमल का जो रिस्पॉन्स आया था ना उसमें भी वो भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है डिबेट का कि एनिमल जो संदीप रेड्डी वांगा सर ने अपना एक कुछ सिनेमा दिखाया, उस पर इतना ज़्यादा क्यों हल्ला हुआ कि ये वुमेन को ऐसे करके प्रेजेंट कर रहे हैं, या सो प्रेजेंटिंग वुमेन बाय थ्रू द लेंसेज ऑफ अ मैन। तो ये क्या कभी कभी काफ़ी इस पे क्वेश्चंस उठते हैं, तो इस चीज़ को लेके आपका क्या कहना है?
मुझे लगता है इशू है कि उसकी अवेयरनेस नहीं है कि तुम मेल लेंस से दिखा रहे हो विमेन को। ऑल्सो हम सालों से मेल लेंस से ही विमेन देख रहे हैं सिनेमा में, एग्जैक्टली। तो वो बैलेंस ही नहीं है। और जब तुम ये इसको हीरोइकली दिखाते हो, जो गलत चीजें हैं उनको दिखाते हो कि दिस इज हीरोइज्म, ठीक है, दिस इज कूल, स्लैपिंग अ वुमन और फिर स्लो मोशन में चल के लो एंगल शॉट पे चल के जाके बाइक पे बैठ के सिगरेट पीते पीते चले जाना इज अ स्टैंड यू हैव टेकन फॉर योर लव। If you're promoting it in the context that this is okay and normal, I think that's where the problem lies with me. कि मैं agree नहीं करता हूँ उस चीज से। But मैं ये कह रहा हूँ कि infidelity की जो बात हो रही थी और जो morality की बात हो रही थी, वो मुझे लगता है कि morality is created by human beings. जैसे इसके पहले हम बात कर रहे थे असगर फरादी सर की, तो उनकी जो सेल्समैन फिल्म जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें एक पॉइंट आता है जिसमें एक सेक्सुअल प्रेडेटर पे हमें एम्पैथी क्रिएट हो जाती है। तो it's the way you tell the story. Yes. But at the same time, he keeps you aware that you are realizing that this man raped a woman or assaulted a woman, and you are feeling empathetic towards him. So it makes you question. तो nuanced understanding के साथ तुम कोई भी चीज represent करोगे ना, तो लोगों को समझ आएगी ही आएगी। मैं ऐसा हूँ और ये देखो, ये मैंने बनाया। तो चीज अगर शैलो होगी तो फिर कॉल आउट होंगे भी लोग ना, वैसी बात है। मुझे पर्सनली वैसा लगता है। जैसे पुअर थिंग्स में मैं कह रहा हूँ, पुअर थिंग्स में भी तो है इनफिडेलिटी, बट मार्क रफेलो करता है तो ठीक है, बट एमा स्टोन का कैरेक्टर करने लगता है तो मार्क रफेलो को इशू हो जाता है ना। तो यही तो है ना पर्सपेक्टिव। अब कहानी किसने, मेल डायरेक्टर तो मेल है, कहानी इज विमेन, इट्स अबाउट विमेनहुड इन एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड। यस, तो and at that time you know, no matter if you are like Mark Ruffalo, if you are that misogynistic or patriarchal, you will still be like यार ये तो मतलब क्या आदमी है यार, ये खुद भी तो करता है बट उसने किया तो गलत हो गया। तो that will change something in my head ना, as that misogynistic man as well, I'm saying. Yes. But when you make it cooler, then I'm like अरे हाँ ये तो मैं भी करता हूँ, तो मैं हीरो वैसा। तो मेरे को लगता है प्रॉब्लम लाइज देयर। और जैसे आपने मुराकामी के बारे में जो सवाल पूछा, मैंने पढ़ी नहीं है वो किताब, और ये वाले पे मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास कि मैं आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दे सकूं। बट सिनेमा के स्केप में दिस इज व्हाट आई फील इज हैपनिंग एंड शुड चेंज और एटलीस्ट बी कॉल्ड आउट। एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द वोक कल्चर। अभी एक बहुत ही मतलब जो आप देखोगे तो मंटो की कहानियाँ, इस्मत चुगताई की कहानियाँ, ये सब उस टाइम में एक रिवॉल्यूशन की तरह कहानियाँ आई थी कि ऐसे ऐसे किरदारों के बारे में कहानी कही गई थी। अभी क्या हो रहा है, इसी चीज़ का बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल हम लोग देख पा रहे हैं कहीं कहीं पे। और इसी चीज़ का ये हो रहा है कि जब कोई लोग अगर ऐसे इस वे में बात कर रहे हैं या इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों इन द सेंस की दोज कैरेक्टर्स जिनकी कहानियाँ हम लोगों ने उतना फोरग्राउंड में रख के नहीं कही हैं, उनके बारे में जब आप कहानियाँ कर रहे हैं, LGBTQI के बारे में अगर आप कहानियाँ बता रहे हैं, तो एक अब सेक्शंस उठ रहा है जो कि बोलता है कि यार ये क्या वो कल्चर तुम लोग बना रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। और इस चीज़ को ये कनाडा में या अमेरिका में भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा भी चल रहा है। कोई भी खड़ा होकर बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एज अ बॉय, आइडेंटिफाई एज अ गर्ल, और बहुत ही एक्सट्रीम में जा रही है ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो, एंड व्हाट डू यू फील दैट सिनेमा चेंज इम्पैक्ट कल्चर को करता है या फिर कल्चर से सिनेमा इम्पैक्ट होता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है कल्चर से सिनेमा इम्पैक्ट होता है, वो मैं कहना चाहूंगा। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं वो कल्चर के बारे में बहुत ही मुझे लगता है सेंसिटिव इशू है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अच्छे से आर्टिकुलेट करूं उस चीज को कि अगर हर तरह की कहानियों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह पर होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, देयर सेक्सुअल प्रेफरेंस, देयर रिलीजन, देयर कास्ट, एनीथिंग, ठीक है। बिकॉज इफ द आइडिया इज टू अचीव a society where there are no predators and there is equality, the equality in itself means that everyone is treated equally. मुझे क्या लगता है कि हम सारे लोग अलग बने हैं, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे हैं, हम दोनों men, I'm assuming you identify as a male, I identify as a male. हम सिर्फ हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, and let's see if people can find something the metaphor in it, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों इंसान अलग है, ठीक है।
तो इस तरह से सारे जितने भी ह्यूमन यूनिट्स है या जितने भी एग्जिस्टिंग यूनिट्स है, सब इन इटसेल्फ अलग 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 है, ठीक है। तो किसी ना किसी की सब्जेक्टिव रियलिटी से, या तो मैं गलत हूं या आप गलत हो, या हमारी रियलिटी से वो गलत है, तो अगर हम सबकी सब्जेक्टिव रियलिटी सुनने लगे तो हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे एज अ सोसाइटी। क्योंकि मेरी नजर से कोई चोर सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है, और चोर की नजर से तो वो खुद सही है वैसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि what we are trying to achieve is equal level of opportunity and equal behavioral pattern. Discrimination उसमें ना हो कि तू because you are from a certain background, let's say, you can't have access to this. वो equality हम achieve करने का try कर रहे हैं, but हम ये भूल रहे हैं कि हम बने अलग 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 हैं, तो वो unique identity or at least the illusion of that unique identity will always remain. But in order for us to function as society, we'll have to agree on some general norms, because otherwise it will be chaos. Yes. Absolute chaos. अगर मैं आपसे किसी भी बेसिस पे बात ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे दिमाग में इतने सारे फिल्टर चल रहे हैं, तो एक जो चीज है कम्युनिकेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम आउट ऑफ पिक्चर कर देंगे। तो हम इवॉल्व करेंगे कैसे? हम शायद टेक्नोलॉजिकली भी नहीं इवॉल्व कर पाएंगे अगर हम बात ही नहीं कर रहे तो मुझे लगता है कि इक्वालिटी हमें लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल बिहेवियर एंड एक्सेस में होनी चाहिए। हम इक्वल तो कभी सारे हो ही नहीं सकते। जो मैं चीजें लैक करता हूँ बायोलॉजिकली, इमोशनली और मेंटली, वो मेरा एक प्रोसेस रहेगा टू अचीव एंड बिकम बेटर, राइट? बट ऑफ कोर्स आई हैव सम पॉजिटिव्स एंड सम नेगेटिव्स, and they have their own unique combination. So I think woke culture, if I understand it and why it's become like a negative thing, is because of the enforcement, which is going against the idea of being liberal. Enforcing things is where, because then what is the difference between a dictator and you? Your fight is to have liberation. You be you, I be me, myself. But उसमें लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील, कि पता ही नहीं है तुम्हें, बस मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसे, मुझे एक्सेप्ट कर लो। भाई थोड़ा अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो बेहतर इंसान बनेंगे, बेहतर सोसाइटी वैसे ही बनेगी। स्मॉलेस्ट यूनिट को चेंज करेंगे तब लार्जेस्ट यूनिट पे अफेक्ट होगा। सीधा लार्जेस्ट यूनिट को हम चेंज नहीं कर सकते कि अरे कल के कल पूरा समाज बदल दो, वैसे नहीं होगा ना। हम खुद को बदलते हैं। मैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सेक्सिज्म है, मैं उसको डिफीट करूंगा तो मेरे आसपास की जितने भी मेल, फीमेल, ऑन एंड अदर जेंडर्स जो भी आसपास है, वो सब अफेक्ट होंगे, चीजें चेंज होंगी वैसे। सो दैट्स व्हाट आई फील, दैट यू ऑलवेज रिफ्लेक्ट विद इन एंड चेंज समथिंग विद इन, बिकॉज दैट्स हाउ द चेंज विल ग्रो एंड वो बड़ा होता जाएगा उस तरह से। और इसका आप देखोगे तो एक इसका इफेक्ट सिनेमा पे भी आया कि स्टार्टिंग में बहुत कम ऐसी मूवीज़ बनती थी जिसके वजह से, जिसमें ये एक शॉक वैल्यू की तरह यूज़ किया जाता था, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रहता था। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो कपूर एंड सन्स आप देखोगे, पूरी मूवी अपने लेवल पे काफ़ी बढ़िया है, बट स्टिल वहाँ पे एक शॉकिंग क्लाइमैक्स दिया गया। अब उससे क्या हुआ कि एक बॉलीवुड को एक आदत है फार्मूला में फंस जाने का, तो मुझे लगता है कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो फार्मूला से इन्फ्लुएंस होके भी मूवीज़ बनी जिसमें कि उस चीज़ का ज़रूरत नहीं था, बट एक वैसे दिखाने के लिए आप वो चीज़ डाल दे रहे हो जस्ट फॉर द शॉक वैल्यू या इस टाइप। शायद इस सब वजह से भी इस टाइप का रिस्पॉन्स आया हो। मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ ये फिल्म कपूर एंड सन्स के मामले में। मुझे इट वाज अ रेवलेशन that Fawad Khan's character is homosexual for the audience, yes, but मुझे उसमें लगता है कि ये भी अचीव हुआ कि पूरी फिल्म में हमें, मतलब ये है ना कि हमने अधरिंग कर दी है, क्योंकि हम सालों से होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स को या ट्रांस कैरेक्टर्स को एज कॉमिक रिलीफ ही यूज करते हैं कि अरे ये तो फनी है, ये इनको उनका, तो मुझे लगता नहीं, हमारे जैसे सब सेम ही है ना, लोग जो है लोग ही है, एट द एंड तो ह्यूमन बीइंग्स ही है। तो थ्रू द फिल्म हमें वो रेवलेशन एंड में लगता है, और वो मुझे लगा नॉर्मलाइज हो गई चीज कि सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं होती है, जितने ह्यूमन डेप्थ और इमोशन और कॉम्प्लेक्सिटी तुम में उतनी सब में है, उनमें भी है, हम में भी है, जितने भी आसपास जो भी है सब में है। तो मुझे लगता है वो नॉर्मलाइजेशन, एंड आई आल्सो फील इवन व्हाइल राइट नाउ सेइंग दिस, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर प्रॉब्लमैटिक
which can be problematic, और जो चीजें मुझे और अपने अंदर फिक्स करनी है, तो मुझे लगता है वो फिल्म मुझे उस डायरेक्शन में तो ले गई एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो आया कहाँ से वो मुझे नहीं पता, कि अरे हाँ एक शॉक वैल्यू डालता है, बट मेरे लिए जो अचीव हुआ दैट्स समथिंग लाइक दिस वाज समथिंग आई फेल्ट। नहीं, मैं भी वही कह रहा था कि कपूर एंड सन्स वाज अ सीरियस एंड ऑनेस्ट एफर्ट, बट उसके बाद का जो है ना वो एक पैटर्न फॉलो करने में बिजी हो गई मूवीज में, वो कह रहा था। खैर आपने जो पॉइंट रखा वो काफ़ी मतलब खुल के रखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये काफ़ी क्लियरली बोला एंड आई अग्री विथ यू। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लोज देखी थी, मूवी पे एक आई है लुकास सुंदर, इसी वजह से यही मूवी के वजह से मुझे ये क्वेश्चन लगा था आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि आप उसमें देखोगे तो ये चीज़ अभी कितना ज़्यादा ऑड हो गया है कि कोई दो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है, वो बेस्ट फ्रेंड्स है, दोनों कंधे पे हाथ रख रहे हैं, बट जब वो जो इस टाइप का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लेके अभी की जनरेशन जो बड़ी हो रही है वो देख के उनको लग रहा है कि ये शायद कुछ डिफरेंट है या इस टाइप का है, और इस वजह से उनका इनोसेंस चला जा रहा है। तो इस वजह से मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा था। मुझे लगा क्लोज इज अ कमेंट्री ऑन हाउ मेल friendship. Men are क्या कहते हैं wired a certain way even at that age to not have be uncomfortable with touch. Yes. I think that film is trying to comment on and creates a commentary on that. It's not about how the culture has changed and because of that these men started feeling। बहुत सालों से जब अगर हम ये कहते हैं कि पॉप कल्चर में ये कॉन्वर्सेशन अभी आया है, बहुत सालों से यही होता है कि men have to be a certain way। So I think that conversation is more about how patriarchy has also ruined men and their friendship gets ruined just because of that at that tender age। So I think it's a commentary more on that rather than the other thing। Okay। वो हाँ उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं कि why two men cannot cuddle up and sleep as friends। They can, but तुम्हें because women friends they do that और उसमें हमें कुछ ऑड नहीं लगता है, बट अगर दो लौंडे करेंगे तो हमें क्यों ऑड लगता है? तो वो हमारी वायरिंग गलत है ना। वो फिल्म अटेम्प्ट है टू चेंज दैट और कमेंट ऑन दैट, व्हिच बहुत सुंदर फिल्म लगी मुझे। बहुत सुंदर। तो काफ़ी हैवी हो गया डिस्कशन। अभी ये बताइए, रील्स वगैरह देखते हो, शॉर्ट्स वगैरह देखते हो, और क्या आता है रील्स में अभी फिलहाल? अभी यार मैं अभी एक दिन के लिए आया था इंस्टाग्राम पे वापस, कुछ काम के चक्कर में। मैंने 1-1.5 साल से छोड़ा हुआ है इंस्टाग्राम। आपने टेक्स्ट भी किया था कि इंस्टाग्राम पे मत टेक्स्ट करो, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, व्हाट्सएप में करो। हाँ, वो लकीली उस दिन मैंने आपका टेक्स्ट देखा। मैं एक दिन के लिए आया था, कुछ चीजें शेयर करनी थी, ऐसा कुछ तो था। 1-1.5 साल के बाद आया, तो वो था। और यूट्यूब पे मैंने वो हिस्ट्री बंद रखी है मेरी, तो मुझे YouTube को शॉर्ट्स रेकमेंड ही नहीं कर सकता। तो मैंने वो 10-10 सेकंड वाला डोपामिन हिट का वो आप फंस नहीं हटा दिया मैंने। हाँ, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ यार, बट वो वैसा है कि एक बार क्लिक कर गया तो एटलीस्ट 10 मिनट तो तुम स्क्रॉल करते ही हो। बट नहीं है, वैसा नहीं है कि मैं हट रहा हूँ। मैं फ्लिपबोर्ड यूज करता हूँ, मैं रेडिट यूज करता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है स्क्रॉल करने के लिए। बट ट्राई करता हूँ जितना दूर रह सकूं, धीरे धीरे। बट अब आइडियली देयर शुड बी अ पॉइंट कि जहां पे मैं एक डब्बे फोन पे वापस स्विच हो जाऊं। फ्लिप फोन लूंगा यार, लूंगा तो फ्लिप फोन लूंगा जिसमें बेसिक कॉलिंग वॉलिंग हो जाए, बस है उतना। क्योंकि जितनी बातें हम कर रहे हैं ना इधर उधर सोशल मीडिया और उतनी बातें करने की जरूरत लग नहीं रही मुझे। थोड़ा चुप हो जाएंगे ना तो शायद बेटर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे हम, ऐसा लगता है मुझे। बात सही है, बट हाँ, बात सही है। आप बताइए, अभी पॉडकास्ट जर्नी आपने दोबारा से स्टार्ट किया है, बीच में आपने किया था, फिर उसके बाद बंद कर दिया था, और देवाशीष मखीजा सर के साथ था ना आपका लास्ट एपिसोड। यस, वेयर वी टॉक अबाउट। क्या खुले हैं यार वो। तो बहुत बढ़िया। पॉडकास्ट करने टाइम आपका क्या एक्सपीरियंस? मैं तो अभी काफ़ी न्यूज़ स्टार्ट किया हूँ, और ये पॉडकास्ट भी नहीं, मैं एक्चुअली मैं तो मुझे बस सीखना है, तो ये एक जरिया है सीखने का, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। मेरा अल्टीमेटली तो फिल्म मेकिंग में ही भाई सेम था मेरा। लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, मैं मास्टर क्लास से अटेंड कर रहा हूँ। मैं कहा ये सीखने का बढ़िया तरीका हो सकता है। अब हम उसको री-रिलीज कर रहे हैं बहुत जल्द, क्योंकि एक नया अभी सेमीकोलॉजिकल पॉडकास्ट वो अलग से, तो वो है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वेयर वी टॉक अबाउट फिल्म्स का पहला सीजन ही हम री-रिलीज कर रहे हैं। तो और 4 विचार तो चल ही रहा है पॉडकास्ट। तो some conversations I really would like to share with people, so this became a meme। और आपका यार ये मैं भूल गया था, मैं बहुत लंबे वक्त तक, अभी जब आपने याद दिलाया कि हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें तब मुझे याद आया, जब हम
जलीकट्टू वगैरह की बात करते, मैं भूल गया, मैं ऐसे ही लगा कि किसी दोस्त के साथ बैठ के भाई फिल्म्स के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस ये मजा आता है, कम्युनिकेशन जितना रख पाए जिंदा उतना रखेंगे, और आई थिंक दैट्स हाउ वी विल इवॉल्व। जैसे जैसे आपने कुछ चीजें कही जिनके बारे में मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, तो वही है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू should always happen in any form. It can be art, it can be conversation, it can be art of conversation. तो बढ़िया लगा मुझे। तो हाँ, let's see अभी कहाँ जाती है ये जर्नी। कोई ऐसे गेस्ट थे जिसके साथ आपको खोलने में थोड़ा टाइम लगा कि यार वो मतलब बहुत ही मतलब आप बात कर रहे हो बट एक बातचीत वाला चीज नहीं आ पाता है ना, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप नेविल के बारे में बात कर रहे हो क्या? मैं बोल नेविल बात नहीं कर रहा था आपके पॉडकास्ट पे, मैं कॉल करता हूँ उसको, मेरे पॉडकास्ट में भी बात नहीं कर रहा था नेविल। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक, मैं मजाक कर रहा हूँ। बात करना, और वो तो सबका अपना एक पर्सनैलिटी है ना, तो वो चीज समझ के वही बात करना होगा ना, जरूरी नहीं है कि हर कोई खुल जाएगा या वैसा। ये बहुत पकड़ के मारने वाला है नेविल मुझे, बट मजा ही आया। और वो हाँ, नहीं वैसे ही है, वो इतना कम बोले हैं बट वो जो चीज बोले हैं ना यार, वो मतलब मैं सोचा फिर पॉडकास्ट के बाद, वो कास्टिंग के बारे में बात की है ना, बोले कि यार मैं जब डायरेक्ट कर रहा था बच्चों को ना, तो मैं पहले बच्चों को बैठ के वो सब्जेक्ट बताया कि वो सब्जेक्ट क्या है, जिसको ये कितना सही चीज है यार, उसके ये पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे कभी नहीं मिलने वाला था किसी से भी बात करके। बहुत 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 बढ़िया है वो, उसकी प्रोसेस, और वो जिस तरह से अलग अलग चीजें करता है, अलग अलग चीजें डिस्कवर करने के भी उसका कांस्टेंट जो अटेम्प्ट रहता है ना, बहुत फैसिनेटिंग है वो। तो ये जोक्स अपार्ट बहुत बढ़िया है वो। बट वो वही है, जैसे आपने बोला कि अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, उनके साथ अलग अलग तरीके से बात होती है, अलग अलग तरह की बात होती है, और आई थिंक दैट्स योर जॉब as a host to make the other person comfortable. But in those 11 episodes or whatever we have shot till now for Char Vichar as well, I don't think I've faced कि अरे कुछ आ ही नहीं रहा है सामने से, एकदम ही डेड एंड कॉन्वर्सेशन, वैसा तो नहीं होगा बात। और फिर you also curate people ना, if you know that the other person is going to be extremely difficult to talk to, so then have a conversation before you start recording. See where things can go, change things on the go. It's like working with an actor. Sometimes you have to shift. It's like working with anyone, any artist. क्योंकि आर्टिस्ट के टेम्परामेंट्स बहुत अलग अलग होते हैं, तो वैसा ही है, बट इट्स ऑलवेज फन। कैसा भी होता है ना, फ्रेशनेस जाने का चांस रहता है, अगर आप पहले भी बात कर ले तो फिर एक बहुत ही आर्टिफिशियल टाइप का लगता है कि हेलो कैसे हैं आप, ये वाला। करेक्ट कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, और अच्छा वे मैं कनेक्ट कर गया। क्या पूछने वाला था अभी मैं, जस्ट स्क्रिप्टिंग आपका मतलब पहले से आप एक सेट पैटर्न लेके चलते हो कि ये चीज़ पूछना है ताकि मैं अटक जाऊं तो हाँ ये क्वेश्चन पूछ लो, वैसा कुछ रहता है, या फिर आप सब छोड़ते हो, बस उनका काम देखते हो और बस जो उस टाइम में उनके बातों से फील होता है वो पूछते हो? चार विचार में जो अभी हम कर रहे हैं उसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, ना हम गेस्ट को ब्रीफ करते हैं, ना हम खुद ब्रीफ, हमें ऑफ कोर्स एक बेसिक आइडिया होता है कि किन चीजों के बारे में बात करेंगे, बट वी देन जस्ट लेट द कॉन्वर्सेशन फ्लो, सो वी कीप इट वेरी रॉ। इफ देयर इज एन एरर वी कॉल इट आउट, ठीक है, कि अगर वो लाइटिंग स्टूडियो सेटअप इसीलिए हमने नहीं रखा है कि शाम के वक्त कर रहे हैं तो अंधेरा हो जाएगा एक मोमेंट के बाद, which is like a sense of time, तो वो थोड़ा सेल्फ इंडल्जेंट चीजें भी हमारी जो टीम है पूरी, तो उनके साथ। बट जब मैं इनिशियल वेयर वी टॉक अबाउट फिल्म्स करता था ना, बिकॉज मेरा इंटेंशन वाज टू लर्न, तो मैं ऑफ कोर्स काम देके स्पेसिफिक चीजें रखता था दिमाग में कि मेरे ये डाउट्स है, ये मैं इनसे क्लियर कर दूंगा, उसको रिकॉर्ड करके एज अ पॉडकास्ट भी आगे भी हम अपलोड करेंगे वगैरह, तो उसमें मैं रखता था। बट अगेन अगर कुछ सवाल रह गए तो कोई बात नहीं है, कॉन्वर्सेशन बढ़िया होना चाहिए, एक बात से दूसरी बात ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे तुम कुछ भी जवाब दो मेरा अगला सवाल यही है। अब अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, हम बात करते कहाँ से शुरू हुई थी, हम बात करते करते यॉर्गोस लैंथिमोस में चले गए, तो देन सो इट्स लाइक दैट ओनली, वी यूज्ड टू प्लान अ लिटिल बिट बट नॉट मच। चलिए, तो हम लोग बातचीत के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, तो अभी तक कोई चीज़ रह गई हो हमसे और आपको शेयर करनी थी तो अभी आप बता सकते हैं। नहीं यार, मुझे बहुत सारी, मैंने कुछ एक्सपेक्ट मैंने किया नहीं था कि मुझे इतना आप बुलवाएंगे, इतनी बातें करवाएंगे, और मैं भूल गया था भाई पॉडकास्ट हो रहा है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं,
तो एकदम अनफिल्टर्ड, जैसे आपने मीटिंग का भी नाम रखा था वैसा ही कॉन्वर्सेशन हुआ. इट वाज रियली रियली फन टॉकिंग टू यू एंड आई विल वॉच पार्ट्स एपिसोड एज वेल, और मैं बाकी भी जो आएंगे वो डेफिनेटली आगे भी देखूंगा. बहुत मजा आया यार मुझे बात करके, अच्छा लगा. एक गुड संडे कॉन्वर्सेशन हैपेंड ओवर दिस कॉल. बट व्हेनेवर if you come to Bombay, please let me know. If I come to Calcutta, हम जरूर मिलेंगे और बढ़िया है, फिल्म देखने चलेंगे. मुझे भी मैं एक फिल्म आशा जोआर माझे. अरे यार मैं क्या फिल्म है ये आशा जोआर माझे. बहुत सुंदर फिल्म है वो. बहुत सुंदर. You recommended this to Nemil. Yes, I recommended. I have been telling him to watch that film, देख ही नहीं रहा है. और जोना की भी बहुत बढ़िया. जोना की कौन सी? उन्हीं सेम आदित्य आदित्य सेन गुप्ता की है वो भी. बट आशा जोआर माझे माइंड ब्लोइंग फिल्म है. तो बंगाली फिल्म भी बहुत अच्छी देखी है मैंने. बट अब अपार्ट फ्रॉम सत्यजीत रे एंड अदर नोन फिल्म मेकर्स बहुत, बट ये फिल्म मेरे दिमाग में छपी हुई है आशा जोआर माझे. आई थिंक प्राइम पे थी. तो हाँ, ये रिकमेंडेशन मेरे को कैलकाटा कनेक्शन से याद आया. तो और टोरेंट का क्या रोल रहा है आपके लाइफ में? फिल्म मेकर बनाया टोरेंट है मुझे, क्योंकि कहाँ ही किसलॉस्की की फिल्म इंडिया में रिलीज होती है यार. कहाँ ही ढूंढते. गलत है, पायरेसी बहुत गलत है, पायरेसी नहीं करनी चाहिए. और क्या होता है टोरेंट, क्या होता है मुझे नहीं पता. ये बात हम इसको कट कर देना. तो पॉडकास्ट आप इसके अलावा, मतलब आप जब स्टार्ट किए थे तो उसके पहले कोई इंटरव्यूज या वगैरह पॉडकास्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं लास्ट में? कुछ पॉडकास्ट जो देखनी चाहिए या मजा आता है जिसको देखने में, आप रिविजिट करते हैं कुछ? मैं खुद के पॉडकास्ट रेकमेंड करना चाहूँ. नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ. बट वो हम लिंक नहीं नीचे, उसका कोई चाप नहीं है. प्लीज डाल देना. नहीं बट एक स्पॉटिफाई पॉडकास्ट है, वॉक्स ओरिजिनल है. उसका नाम है अनएक्सप्लेनेबल, जो मुझे बहुत पसंद है. बहुत प्यारे, वो बहुत छोटे एपिसोड्स बनाते हैं और वो साउंड डिजाइन से बहुत कमाल खेलते हैं. क्योंकि कोई विजुअल नहीं है, सिर्फ ऑडियो है उसमें, बहुत मस्त है. एक है फिलोसोफाइज दिस, तो उसके कुछ 400-250 एपिसोड है, ऐसा कुछ तो है. और वो शुरुआत बिगिनिंग ऑफ फिलोसफी से अब तक क्या चल रहा है कंटेम्पररी फिलोसफी में, वो पूरा एक जर्नी है वो पॉडकास्ट में. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन फिलोसफी एंड डोंट हैव द टाइम टू डू like a graduation in it, that podcast can give you a lot of things to discover. So then Lex Fridman है, उनके पॉडकास्ट मुझे बहुत पसंद है. और इंडियन सीन में मैं फनी स्पेस में मेरे को केनी सेबेस्टियन का पॉडकास्ट बहुत पसंद है. और द इंटरनेट सेट शो का मैं ऐसा मतलब रेगुलर ट्यूसडे को वो रिलीज होता है, मैं रात को वो पॉडकास्ट देख लेता हूँ वैसा. तो द इंटरनेट सेट शो फील्स वेरी फन एंड इंफॉर्मेटिव. तो ये है. अनट्रिगर्ड देखता हूँ मैं कभी कभी, वो भी एक फन स्पेस में, इंडियन स्पेस में. बट हाँ, ये कुछ पॉडकास्ट है जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ. ग्रेट. सो यस, दिस वाज इट. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अभी? कैसा लगा बात करके? आप कर ही चुके हैं तो फालतू का फॉर्मेलिटी रखने की जरूरत नहीं यार. फॉर्मेलिटी की बात नहीं है. मैं फिर कहूंगा कि मुझे बहुत, मैंने पहले भी कर रखे हैं ये थोड़े बहुत पॉडकास्ट या जो भी इसे हम कहे. बट मैं कभी ऐसे इतना ही बह नहीं गया हूँ कि वो प्यार जो सिनेमा का शेयर करते हैं ना हम, वो देख के आ रहा था कि मजा आ गया. मजा आ गया सच्ची में. इसलिए मैं पूरा रोक रहा हूँ आपको. एक आपका मुंह से एक फिल्म मेकर निकल रहा है. रुक, बात करनी है पहले, मैं बात नहीं की हूँ इतना. नहीं बहुत ज्यादा मजा आया मुझे. और लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून. और नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड दोनों पढ़ के हम एक डिस्कशन करते हैं कि क्या लगता है हमें. हम लोग इसको आगे कर सकते हैं. मुझे ऐसा फॉर श्योर. फॉर श्योर कभी करते हैं. जरूर पक्की बात. बहुत बढ़िया लगा यार बात करके. थैंक यू सो मच. ओके, आई होप आपको भी मजा आया. बहुत मजा आया. इस पॉडकास्ट में बहुत मजा आया. बढ़िया. ठीक है, थैंक यू. सी यू.